लेबर लॉ। क्योंकि जो लेबर लॉ है वो एक अपने आप में एक नया फोटे है। और हम जब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब भी ये सोचते हैं, चाहे हम एडवोकेट बाय प्रोफेशन हो, चाहे हम सीए बाय प्रोफेशन हो, तो हम सब ये सोचते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा हमें एक प्लेटफॉर्म मिले और कोई ना कोई ऐसा फोटे मिले जहाँ पे हम नई संभावनाओं को तलाश सकें। बिल्कुल आज का टॉपिक दोनों वही है जब हम बात करते हैं लेबर लॉ की। और जैसा उत्तम भाई ने बताया, फिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी जुड़ सकते हैं। और यूनिकनेस की बात करूं मैं, हम आप जब FIA.in आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ अगर सपोज करिए आप स्पीकर बनना चाहते हैं पर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, फिया इज देयर। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, फिया इज देयर। आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, फिया इज देयर। तो बहुत सारी चीजें हैं वेबसाइट पे आपको मिलेगी। और रियली थैंकफुल टू आवर स्पीकर रुचि गुप्ता जी फ्रॉम द जयपुर RCM राइट नाउ। और शी इज रियली लर्नेड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और जब बात हुई उनसे, उन्होंने एक ही जब फोन में था तो दिस इज अगेन हर ग्रेट जेस्चर कि उन्होंने हाँ किया कि लेबर लॉ से हम नए जो हमारे प्रोफेशनल्स जो यूथ है उनको हम ना केवल अपडेट करेंगे बल्कि उन संभावनाओं को भी तलाशेंगे जो वाकई में अवेलेबल है इस मोमेंट ऑफ टाइम। थैंक यू प्रदीप जी कि आपने अपना समय दिया। और हम आज के सेशन में वो सारी चीजें समझने वाले हैं जो वाकई में हमें आगे तक लेके जाएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि हमारे सब मेंबर्स दोनों स्पीकर को सुनने के लिए तैयार है। पर मैं जरूर ये कहूंगा, आप फिया के मेंबर बनिए और कुछ नई चीजें आपके पास मेल के थ्रू, फिया कनेक्ट के हमारी जो मैगजीन है उसके थ्रू आपको मिलती रहेगी। और कोशिश करेंगे, अगर आपको भी ऐसा लगे कोई ऐसा आइडिया जो कि पंख लगने के लिए तैयार है परंतु आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो फिया इज देयर। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड उत्तम भाई। थैंक यू वंस अगेन टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वर्ड्स एंड पिया के बारे में और लोगों को अवगत करवाने के लिए। सो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारी आज की स्पीकर रुचि गुप्ता जी को। रुचि गुप्ता जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रुचि गुप्ता जी बेसिकली लेबर लॉ के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह के अंदर भी रुचि गुप्ता जी का फोटे है कहीं ना कहीं। तो रुचि गुप्ता जी, अभी अगर मैं बात करूं तो रुचि गुप्ता जी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि रुचि गुप्ता जी राजस्थान से फर्स्ट वुमेन रीजनल काउंसिल मेंबर है और बहुत सारी एमएनसीज को वो मैं बोलूं कि सर्विस दे चुकी हैं और आज भी वो प्रोफेशन के लिए हमेशा खड़े रहने वालों में से हैं। उसके अलावा अगर रुचि गुप्ता जी के बारे में बात करूं तो रुचि गुप्ता जी को एक्सीलेंस ऑफ प्रोफेशनल अवार्ड मिला है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की ओर से अप्रैल 2024 के अंदर। और उसके अलावा अगर रुचि गुप्ता जी की एक्सपर्टाइज की बात करूं तो रुचि गुप्ता जी टैक्स प्लानिंग, लेबर लॉ और एंड डेट इक्विटी फंडिंग एंड सब्सिडीज में कंसल्टेंसी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवा रही है और एक बहुत अच्छा काम कर रही है और प्रोफेशन के लिए हमेशा खड़े रहने वालों में से एक है। सो वेलकम रुचि गुप्ता मैम, ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you for the warm welcome as well. Thank you, Abhishek. I think it's a great initiative to organize such a wonderful session. Is the voice echoing? एक मिनट वन रुकिएगा सेकेंड। उत्तम भाई। एक बार आवाज म्यूट करिएगा, जिसकी भी शायद दो सिस्टम खुले हुए हैं कहीं पे। लेट मी नाउ मैम आप अब अपने सही आ आप। रही है? जी जी, नाउ। Okay. Okay, all right. Thank you so much. I would like to thank first of all Abhishek ji and the entire committee members of this particular platform. I think it's a great initiative. New topics lena, members को aware करना, it's our right and duty as well. मतलब नए टॉपिक्स इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे एरियाज हैं वेर इन ऑल द प्रोफेशनल बीट CA, CWA, एडवोकेट्स, everybody can practice. A lot of new areas are coming up and I think it's a great thing क्योंकि हम कब तक सेम टॉपिक्स काम करेंगे. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन न्यू एरियाज. माय को स्पीकर प्रदीप जी काफी लर्नड स्पीकर है और मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ को स्पीक करने की. तो आई थिंक थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. हम बात करते हैं अपने टॉपिक की लेबर लॉज. तो क्यों इम्पोर्टेंट है? आई थिंक हम सब समझ चुके हैं कि नाउ न्यू लेबर कोड्स हैज कम अप एंड इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड राइट फ्रॉम द डे 21 नवंबर. और इम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी ईयर एंड में उनको अप्लाई करना है इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
बार बार ये चीज चल रही थी कि कैसे ट्रांजिशन करें, इट्स अ स्मॉल पीरियड, इमीडिएटली आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमीडिएटली कुछ नहीं आया। द कोड्स, न्यू लेबर कोड्स वर ऑलरेडी नोटिफाइड इन द ईयर 2019 एंड 2020, और पहले ही पता था कि ट्रांजिशन टाइम नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन की वेट थी कि कब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, एंड नाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो प्लीज नोट कि लेबर लॉज अब सब पे एप्लीकेबल हैं, नए लेबर लॉज सब पे एप्लीकेबल है। रूल्स आर इन द प्रोसेस। जैसे ही रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे आपको 100% इंप्लीमेंट करना है। फॉर नाउ जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं आपको करना है। सेंट्रल लॉ अवेलेबल है, ड्राफ्ट रूल्स 30 दिसंबर को नोटिफाई हो गए थे। स्टेट्स आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर रूल्स, उन्होंने भी ड्राफ्ट, कई स्टेट्स हैज ऑलरेडी लॉन्च देयर ड्राफ्ट, सून वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एंड वंस एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड, 100% इम्प्लीमेंटेशन करना ही मैंडेटरी, देयर इज नो ट्रांजिशन टाइम। ये मान लीजिए वी आर अज्यूमिंग कि मार्च तक इवन स्टेट्स विल पब्लिश देयर ड्राफ्ट रूल्स। वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड तो 100% हम सबको अपने आप में, अपने बुक्स में इसको इम्प्लीमेंट करना है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक लेबर लॉस, let us first understand कि क्यों, why it is important to understand this topic, why even we organizing a session like this on this topic, जिसमें हर लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, it's not a well known area, ये सबके लिए relevant नहीं है, then why we are talking about this? Just to give a brief background about our Indian economy, considering our population of 146 crore, let me just tell you that we are 99 to 100 crore people are working population. वर्किंग मतलब है किसी ना किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे ऑनर है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे एम्प्लॉय है, वर्कर है, सो दैट इज वर्किंग पॉपुलेशन। एंड आउट ऑफ विच 52 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% आर वर्कर्स जो किसी के अंडर एम्प्लॉयड है, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर लॉस, ये लेबर लॉस इन वर्कर्स के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है, कि क्या इनको प्रोटेक्शंस दी जा रही हैं, क्या राइट्स दी जा रही हैं, क्या एम्प्लॉयर के राइट्स हैं, क्या एम्प्लॉय के राइट्स हैं, दैट ऑल टॉक अबाउट लेबर लॉस। एंड करेंटली द लेबर लॉस जो अभी एग्जिस्ट करते थे 21 नवंबर से पहले जो अप्लाई होते थे, दैट वाज only 10, that was covering only 10% of this working population, means only 5 crore population को cover करते थे। and the objective of new labor codes is to cover entire worker population। तो जो 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे उनको कवर करने का ऑब्जेक्टिव है विद न्यू लेबर कोड्स। एंड तभी आपने देखा होगा न्यू लेबर कोड्स में बात की गई है गिग वर्कर्स की, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की, फिक्स टर्म एम्प्लॉयर्स की, एम्प्लॉयज की, इन सब लोगों की बात की गई है। द ऑब्जेक्टिव इज जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो कहीं पे भी केटर्ड नहीं होता, जो कहीं पे भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कवर नहीं है, कोई राइट्स, कोई बेनिफिट्स उनके लिए नहीं है, उन सबको cover किया जाए with the new labor codes. The target is to cover all this 90% population. And let me just tell you one more thing कि अभी हमारे पास 52 सेंट्रल लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं, आउट ऑफ विच 29 क्लब होके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट हो गए। तो अगर कोई नया प्रैक्टिशनर है और वो नई प्रैक्टिस करना चाहता है लेबर लॉज में, ही जस्ट हैव टू स्टडी द न्यू 4 लेबर कोड्स एंड 29 एक्ट्स विल बी कवर्ड इन दैट। चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिए गए हैं लेबर लॉज को, तो हर जो जो एक्ट है चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, एवरी चैप्टर हैज वन कंप्लीट लेबर एक्ट इनटू इट। एंड वी हैव, क्योंकि जो लेबर होता है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक देयर रिस्पेक्टिव लॉज, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव मोर देन 200 स्टेट लॉज, लेबर लॉज फॉर लेबर। क्योंकि हर फैक्ट्री में, हर काइंड ऑफ एंटिटी में, हर काइंड ऑफ एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए हर एक एक्ट में एक सेपरेट एक्ट है। चाहे हम बात करें वेजेस कितनी होनी चाहिए, कब देनी है, कितने अमाउंट की देनी है, मिनिमम क्या होगी, सो देयर इज अ सेपरेट एक्ट फॉर ऑल द थिंग्स। कैसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्कर्स को कैसे रखा जाएगा, माइंस में कैसे रखा जाएगा, तो शॉप एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, आपने सब सुने होंगे ये एक्ट्स। सो दीज आर सेपरेट एक्ट्स। So all these consolidate around 200 labor laws, and that is the reason कि जब भी बात आती है labor laws implementation की, तो every businessman generally tries not to adopt these labor laws। वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कोई प्लानिंग हो जाए वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की, कि लेबर लॉज को फॉलो ही ना करना पड़े। द ओनली रीजन इज इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, इतनी सारी कंप्लाइंसेज हैं, इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, एंड देन इतनी सारी रिटर्न फाइलिंग एंड कंप्लाइंस कॉस्ट है। इन सबसे बढ़िया है कि हम इसमें आए ना। एंड
you would be surprised to know existing laws में अभी भी 4 लाख लेबर लॉ केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेबर कोर्ट्स में. एंड हमारे साथ जो सेकंड स्पीकर हैं, ही इज एन एडवोकेट, तो प्रोबेबली वो हमें और बताएंगे किस तरह के लेबर केसेस होते हैं. तो यू वुड बी हैप्पी टू नो कि क्योंकि 4 लाख केसेस अभी एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग है एज ऑन डेट, और जब नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट होंगे तो और ज्यादा लिटिगेशन का काम बढ़ेगा. सो दैट्स वेयर द न्यू अपॉर्चुनिटी कम्स इन. कि नई अपॉर्चुनिटी कहाँ है? यू कैन प्रैक्टिस लेबर लॉज एंड यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी नाउ, क्योंकि जैसे ही नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो पुरानी लिटिगेशंस कंप्लीट होंगी, एंड देयर वी वुड नीड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स टू कवर ऑल दीज लिटिगेशन केसेस. तो आप बहुत अच्छा एरिया है टू प्रैक्टिस दिस एरिया, टू प्रैक्टिस इन लेबर कोड्स. बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पहले बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ एक्ट्स अर्लियर. Now it is quite easier and simplified version. काफी standardization हुआ है नए acts में, नए codes में, and that we are going to cover in the new upcoming slides. Okay, whenever there is a change in the act या कोई नया act आता है, तो it is important to know why there was a need at all to change the act. क्यों जरूरत पड़ी कि हम change की जाए? So the first reason was earlier there was numerous acts. इतने सारे acts थे, हर किसी act में हर definition अलग थी. Wages की, salary की, employer की, employee की definition was changed. So it was very difficult to understand कि कौन सा act में क्या computation होना है, क्या माना गया है, why it is applicable to us. In fact requirement was different. यहाँ पे 10 लगेगा, यहाँ 20 लगेगा, यहाँ पे base is 15,000, यहाँ base is 21,000. So in all the acts it was different, and that makes it very difficult for a businessman कि वो अपना business संभालेगी, वो इन acts को समझे. And for that he has to hire a labor law consultant, and definitely compliance cost would be higher. जब इतने सारे acts की compliances करनी पड़ेगी तो compliance cost would be really high. And for that the new codes has come into place ताकि ये सब कंसोलिडेट हो जाए, कंप्लायंसेस कम हो जाए, एंड इट बिकम्स इजियर टू इम्प्लीमेंट एज वेल. एंड सेकंड रीजन वाज यूनिफॉर्मिटी इन डेफिनेशंस. आपने देखा होगा व्हेन यू जब हम बीइंग एन ऑडिटर, जब भी हम किसी क्लाइंट की बुक्स को ऑडिट करते हैं तो वी डू एंश्योर कि पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, इन सब के प्रोविजंस हो या सही डिडक्शंस हो. एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट पीएफ जो होता है वो लास्ट बेसिक पे लगता है, बेसिक प्लस डीए प्लस स्पेशल में लगता है. जो ईएसआई होता है वो ग्रॉस सैलरी पे कंप्यूट होता है, ग्रेच्युटी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे कंप्यूट होता है. तो देयर इज अ सेपरेट बेस फॉर ईच एंड एवरी कंट्रीब्यूशन. सो हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि कैसे समझें कि भाई क्या सैलरी का ही मतलब क्या है. हर एक्ट में सैलरी की डेफिनेशन ही अलग है, राइट? सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स द रीजन नए जो कोड्स आए हैं इट हैज स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन. यहाँ पे पहले ही डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया गया है कि सैलरी का मतलब ये है, वेजेस का मतलब ये है, एम्प्लॉय का मतलब ये है, एम्प्लॉय मतलब ये है. एक कंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी है, एंड इट हैज स्टैंडर्डाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द न्यू लेबर कोड्स. Definitely technology, since technology का usage definitely बढ़ता जा रहा है, and the new codes are giving a lot of importance to technology. All the new codes will be having unified portals जहाँ पे आपको registrations कराने हैं, जहाँ पे return filing होगी, and everything would be online now. मैनुअल इंटरवेंशंस बहुत कम हो जाएंगे विद द न्यू लेबर कोड्स. एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज द की. विकसित भारत अगर हम चाहते हैं तो हम खुद से तो हो नहीं पाएगा. गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद न्यू आइडियाज, न्यू चेंजेस दैट कैन एनकरेज बिजनेसमैन टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेसेस एंड कंप्लायंट रहते हुए. एंड यू वुड आल्सो बी नोइंग दैट अगर कोई भी एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं वो किसी भी एंटिटी में, then the first requirement is that the company should be labor law compliant. मतलब सारे laws फुलफिल करती हो वो कंपनी. दैट इज अ फर्स्ट मैंडेट फॉर एवरी फॉरेन इन्वेस्टर. तो वहां पे भी वी आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल. अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, ऑन स्टार्टअप्स का टाइम है, यू ऑलरेडी नो दैट स्टार्टअप्स आर इमर्जिंग लाइक एनीथिंग. सो देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट अप दिस प्रैक्टिस. You can ask your clients to get a certificate from us or from you to ensure that yes, they are labor law compliant. जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको भी आप बोल सकते हो कि आप अगर लेबर लॉ कंप्लायंस का सर्टिफिकेट लेके आओगे तो ही हम आपसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लेंगे. सो आई थिंक इट इज ऑन अस कि हम कैसे इसको कंसिडर करते हैं. एंड देन ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द मोटिव, एंड दैट्स व्हाई द न्यू लेबर कोड्स हैज कम इनटू प्लेस. ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्या आया है नए लेबर कोड्स में.
So all of you must be aware already now कि 4 नए कोड्स आए हैं, बहुत ज्यादा बज़ है, ऑलमोस्ट डेली हर एक दिन छोड़ के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आ रहा है ऑन द लेबर कोड्स क्लैरिफाई करते हुए कि प्रोविजंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं. सो नाउ वी हैव 4 कोड्स इनटू प्लेस. कोड ऑन वेजेस 2019, whatever related to payment of wages comes into code on wages. wages कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कब पे करना है, बोनस कितना होना चाहिए, wages की डेफिनेशन क्या होगी, equal remuneration, all these everything is covered under code on wages. तो इन्होंने क्लब इस तरीके से किया है so that everything pertaining to one topic comes under one code, so that it simplifies the entire code. So everything relating to payment of wages come under code on wages. There is another code on social security 2020, जो हमारे साथ प्रदीप जी हैं वो कवर करेंगे उसको. Code on social security itself says social security contributions कि for the safety of employee, तो उसे फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, there are certain contributions that is being done by the employer and employee, and that all comes under social security contributions. तो everything related to social security contributions come under code on social security, जिसमें आता है compensation act हुआ, PF ESI जो हम बात करते हैं वो सब चीजें हुई, gratuities में आता है, maternity benefit, तो any benefit given to an employee comes under this particular code. That's how this code has been announced. 9 acts इसमें सबसम हुए हैं, मतलब पहले आपको इंडिविजुअली 9 एक्ट्स की कंप्लायंसेस और इंडिविजुअली एक्ट्स को पढ़ना पड़ता था, समझना पड़ता था. नाउ ऑल दीज 9 एक्ट्स हैज बीन कंबाइंड टू दिस कोड. सो अगर आप ये कोड पढ़ लेते हैं, और हर कोड आई थिंक 100-150 पेजेस का है, और हर में चैप्टर्स हैं, जो ये सारे एक्ट्स इसमें अनाउंस किए गए हैं और प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड है. सो द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हैज 9 एक्ट्स, 9 लेबर एक्ट subsumed into it, and it relates to payment or any benefits given to an employee. The third is industrial relation code that talks about healthier relationship between employer and employee. एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में कैसी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, किस तरह से वो रिलेशनशिप मेंटेन हो सकती है, उसके लिए ट्रेड यूनियंस होती हैं, नेगोशिएटिंग यूनियंस होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं. ऑल दिस कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कोड. तो ऑल द एक्ट्स दैट पर्टेन्स टू ट्रेड यूनियन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग कमेटी, नेगोशिएटिंग यूनियन, all the kinds of retrenchment allowances, retrenchment kind of provisions, these comes into industrial relation code 2020. अगर आप कोड्स देखेंगे तो उसके पीछे ईयर्स देखेंगे तो 2019 है या 2020 है, which means that ये कोड्स जो थे ऑलरेडी 2019 में या 2020 में अप्रूव हो गए थे बाय प्रेसिडेंट एक्सेंट इन बोथ द हाउसेस. हाउएवर स्टेट अपने लॉज नहीं बना पाई, फिर बीच में पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी रही या इलेक्शंस रही, उसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. हाउएवर 2020 से ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं, एंड इट वाज ड्यूली पब्लिश्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स की वेबसाइट पे, तो हम इसको ऑलरेडी पढ़ सकते थे, समझ सकते थे. एंड दैट्स द रीजन जब ये इम्प्लीमेंट हुए 21 नवंबर को, नो फर्दर टाइम वाज गिवन फॉर ट्रांजिशन, प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांजिशन, बिकॉज दीज कोड्स वर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. सबको पता था ये कभी ना कभी तो इम्प्लीमेंट हो ही जाएंगे. वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन डेट. ओके, द फोर्थ कोड इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड बिकॉज ये आपको बताता है कि क्या मिनिमम वर्किंग कंडीशन हर एम्प्लॉयर को अपनी एम्प्लॉय को देनी है while the employee is working. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि certain industries has difficult working conditions, hazardous industries होती हैं, माइंस होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे एक एम्प्लॉय को किस तरह का वर्किंग कंडीशन देना है, दैट कवर्स अंडर दिस कोड. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट 12 एक्ट्स हैज बीन सबसम्ड इनटू इट, एंड दोज आर रिलेटिंग टू Mines Act, Factories Act, Senior Workers Act, Building and Construction Workers Act, Contract Labor Act, very important act, सब पे applicable होता है जो contractual labor provide करता है, and it's a very important act. बहुत सारे points रहते हैं इसमें हमेशा लोगों के. Working Journalist Act, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, सेल्स प्रपोर्शन एम्प्लॉइज एक्ट, बीडीएन सिगार वर्कर्स को किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह की फैसिलिटीज देनी है, दैट कम्स अंडर दिस कोड. सीनियर वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981. तो ये सारे एक्ट्स क्लब हो गए इस कोड के अंदर. सो नाउ वी हैव 4 कोड्स पढ़ेंगे. ऑलमोस्ट ऑल लेबर कोड्स आप पढ़ चुके हैं और आप इजीली इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करेंगे कि जो पुराने एक्ट्स हैं, they have dates even before, some of the dates are even before independence. 1948, 86, 51, 70, 96, 79, कितने पुराने एक्ट्स हैं, मतलब इतने पुराने एक्ट्स हैं. एंड यू सी द ट्रेड यूनियन एक्ट, इट इज 1926, even before independence.
एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमारे लेबर कोड्स को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, लेबर लॉज को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी. सम ऑफ द एक्ट्स आर इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड एट दैट टाइम लेबर सिचुएशन वाज टोटली डिफरेंट. लेबर को रखने का तरीका, लेबर को पे करने का तरीका, लेबर को मेंटेन करने का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता था. So I will be covering two acts, code on wages and code on industrial relation. मेरे जो को स्पीकर हैं वो कवर करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन. सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑन वेजेस की, जो कवर करता है हर वो एक्ट्स को जो बात करता है पेमेंट ऑफ वेजेस की. और आप देखेंगे कोड ऑन वेजेस में सबसे बड़ा जो चेंज आया है दैट इज द चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस. आपने भी सुना भी होगा बहुत सारे डिस्कशंस में या न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आ रहे हैं कि वेजेस के डेफिनेशन में एक सिवियर चेंज आया है, जिसकी वजह से लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज नाउ गोइंग टू चेंज, एंड बिकॉज ऑफ इट in hand salary of an employee is also going to change every month, and that carries a very huge impact now. और जिसकी वजह से अब रिक्वायरमेंट हुई है सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग की, अपनी लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी को रीअसेस करने की, सो दैट 31 दिसंबर को जो लोग रिपोर्ट आउट करते हैं फाइनेंशियल्स, या अब जो बाकी कंपनी 31 मार्च को रिपोर्ट आउट करेगी, दे रिपोर्ट आउट देयर फाइनेंशियल्स एडिक्वेटली. क्या चेंज आया है वेजेस में? पहले हर एक्ट में एक स्टैंडर्ड एक बेस ऑफ कैलकुलेशन वाज डिफरेंट. जैसे कि पीएफ एक्ट में बेसिक डीए स्पेशल अलाउंस कंसीडर किया जाता था, ईएसआई में ग्रॉस सैलरी कंसीडर की जाती थी, ग्रेच्युटी में लास्ट ड्रॉन बेसिक कंप्यूट की जाती थी, बोनस में सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स थे अलग से, वो कंप्यूट किए जाते थे. सो देयर वाज अ डिफरेंट बेस फॉर कैलकुलेशन. नाउ न्यू कोड्स में दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड द बेस एंड दे सेड दैट कोड ऑन वेजेस का मतलब वेजेस की डेफिनेशन, और वेजेस के डेफिनेशन में वेजेस वुड बी स्टैंडर्ड व्हिच इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस. और आपका ये वेजेस जो है ये स्टैंडर्ड हो गया है, इसी पे आपको सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कंप्यूट करने हैं. और दिस वेजेस हैज टू बी मिनिमम 50% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी. मतलब जो कंपनीज पहले 30 to 40% बेसिक रखती थी, now they have to revise their salary structure and make basic as minimum 50% of the total gross salary. Impact क्या आएगा इससे? Now the take home salary of an employee will reduce because social security contribution might increase. पहले ग्रेच्युटी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे निकलता था, और अगर अब ग्रेच्युटी बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग पे निकलता है तो क्यों कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा? अगर कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो आपका एम्प्लॉय का सैलरी वर्जन चेंज हो जाएगा. पहले पीएफ बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग में स्पेशल में निकलता था, और अगर आपका बेसिक आज 50% ऑफ सीटीसी हो गया तो employer contribution to PF will change, and similarly employee contribution to PF will also change, and that's how the total take home of an employee will change, and that creates a different calculation altogether for an employee. क्योंकि employee को मतलब सिर्फ अपना take home से होता है, और अगर उसका take home change होता है तो it carries a difference for him. सिमिलरली पहले ग्रेच्युटी जो निकलता था वो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे निकलता था, अब जो ग्रेच्युटी निकलेगा वो बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग पे निकलेगा, एंड दैट हैज टू बी मिनिमम 50% ऑफ योर टोटल ग्रॉस सैलरी. So you see a change in the definition of wage creates a lot of impact on your rest of the contributions as well, and that's a most important change in the code on wages. Now इन्होंने कहा कि आपका wages जो होगा that includes basic plus DA plus retaining, and that has to be minimum 50% of your total gross salary. अब इस 50% को कैलकुलेट करते हुए आपको क्या नहीं लेना? You have to exclude your statutory bonus, you have to exclude your HRA, आपका house accommodation, आपका PF, आपका conveyance allowance, retaining traveling allowance, आपका HRA, overtime allowance, commission, any gratuity, everything. These components they have specifically mentioned कि इनको आपको हटाना है while calculating your wages, and wages has to be minimum 50% of your gross. ठीक है? So now you understand the change कि एक तो आपका बेस स्टैंडर्ड हो गया, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस पे निकलेगा, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन किस अमाउंट पे निकलेगा. नाउ इट इज अ स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड सैलरी निकाल लोगे आप, स्टैंडर्ड वेजेस निकाल लोगे, एंड यू हैव टू कंप्यूट ऑल द कंट्रीब्यूशन इनटू दैट अमाउंट. सेकेंडली आपका कंट्रीब्यूशन विल डिफर. हो सकता है इसके साथ साथ कि आपका कोई एम्प्लॉय पहले पीएफ के लिए एलिजिबल था, अब वो ना हो,
हो सकता है कोई एम्प्लॉय पहले ESI के लिए एलिजिबल नहीं था, अब हो जाए. So this kind of changes can happen now, and that creates an importance of restructuring of the salary structure as well as reassessment of the applicability of the provisions on your employees. So in case you are handling clients जिनके पास 50 to 100 से ज़्यादा employees है, telling you need to reassess their applicability of the labor laws again with the change in the labor codes. One more thing they have mentioned is आपका जो wages होगा that has to be minimum 50% of your total salary, and आपका जो टोटल सैलरी होगा उसमें से आपको ये स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स को हटाना है while calculating 50%. Now one more thing, अगर आपको कुछ काइंड में मिल रहा है, अगर आपको कोई काइंड में एम्प्लॉयर आपको कुछ काइंड में देता है, फॉर एग्जांपल वाउचर्स होते हैं, सोडेक्सो कूपन्स होते हैं, तो उसका 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ दोस सोडेक्सो कूपन्स कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द वेजेस. तो वो आपका वेजेस में काउंट आप कर सकते हो, ओनली 15%. ठीक है ना. तो वेजेस को काउंट करने के लिए वो भी आप कंज्यूम कर रहे हो. तो 50% निकालने के लिए, 50% टोटल निकालने के लिए तो आपको बेसिक डीए रिटेनिंग तो लेना ही है. आप 15% ऑफ द इन काइंड जो पेमेंट होते हैं वो भी कंसिडर कर सकते हो. वन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट हैज कम इज आपकी जो डिडक्शंस होती हैं एक एम्प्लॉय की सैलरी में से, मंथली डिडक्शन जो होती हैं, दैट कैन बी मैक्सिमम 50% ऑफ द वेजेस. मतलब एक एम्प्लॉय का सपोज मंथली टेक होम आता है 50,000 का, तो वो मिनिमम 50% मतलब 25,000 तो घर लेके ही जाएगा, इन हैंड उसको देना पड़ेगा. सपोज एक एम्प्लॉय कम आया, छुट्टियां कर दी, तो उसका डिडक्शन हो गया सैलरी में से. एक एम्प्लॉय ने कुछ एडवांसेस ले रखे हैं तो उसका डिडक्शन हो गया सैलरी में से. एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, PF ESI ये सब चीजें करते हैं, तो वो भी डिडक्शन हो गए. तो दोज डिडक्शंस कैन ओनली बी मैक्सिमम 50% ऑफ योर सैलरी. तो ये भी इंपॉर्टेंट चेंज आया है. नाउ while designing salary structure you have to consider this point कि एक एम्प्लॉय की सैलरी में से मैक्सिमम 50% ऑफ हिज टोटल सैलरी ही, मंथली सैलरी ही कर सकता है. 50% तो वो घर लेके ही जाएगा. तो दैट ऑल्सो हैज टू बी कंसिडर्ड. इनफैक्ट जब आप एवरी टाइम यू गिव एन एडवांस टू एन एम्प्लॉय, आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैलरी में से इतना रिडक्शन हो गया कि 50% बचा ही नहीं मंथली उसके पास. तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा उसकी सैलरी को डिजाइन करते हुए या उसको एडवांसेस देते हुए, या अगर वो छुट्टियां ले रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई छुट्टियां भी ले रहा है वो, लेकिन उसकी सैलरी में रिडक्शन कितना हो सकता है, ओनली 50% ही हो सकता है. बाकी तो उसको कैश में देना, उसको देना पड़ेगा इन हैंड आपको घर ले जाने के लिए. तो दैट इज अगेन अ डिफिकल्ट पॉइंट टू कंसिडर, एंड दिस विल आल्सो क्रिएट अ डिफरेंस इन कैलकुलेटिंग सैलरी एवरी मंथ. Okay, now code on social security we are going to leave because Pradeep ji will be covering it. Code on wages में हम समझते हैं कि क्या क्या changes आए with this code. First is it applies to all the establishments, employees and employers. इसमें कोई specified exclusions या specified inclusions अभी नहीं है, हो सकता है बाद में add हो जाए, but it applies to everybody. मतलब अगर कोड ऑन वेजेस है, वेजेस की डेफिनेशन है, तो सब एम्प्लॉइज पे, सब एम्प्लॉयर्स पे एप्लीकेबल होगी, सब इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल होगी. सेकंड इज इट इंक्लूड्स मैनेजरियल कैडर. बहुत सारी चीजें हैं इन कोड्स में, जैसे कि ओवर टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि ओवर टाइम वुड बी डबल ऑफ द नॉर्मल वेज रेट, राइट. एंड इट अप्लाइज टू मैनेजरियल कैडर एज वेल. जो सुपरवाइजरी रोल्स में हैं, जो मैनेजमेंट रोल्स में हैं, अगर वो एम्प्लॉइज हैं तो उनके ऊपर भी ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा और उनको भी ओवर टाइम अलाउंस देना पड़ेगा. एंड देन देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो टाइम है ऑफ मेकिंग पेमेंट, पहले होता था कि वर्कर्स के लिए टाइम डिफाइन था कि आपको 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ देना है, या अगर डेली वेजेस है तो एंड ऑफ द डे देना है, या फोर्टनाइटली है तो नेक्स्ट डे ऑफ द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, 2 days आफ्टर फोर्टनाइट देना है. इट इज ओनली फॉर वर्कर्स मैंडेटरी. नाउ इट इज फॉर ऑल एम्प्लॉइज. ओके, सो जो वेज की डेट डिफाइन की गई है, पहले सिर्फ 2 रेट्स डिफाइन थी, नाउ दे हैव स्पेसिफाइड डिफरेंट डेट्स कि मंथली वेजेस को क्या होगा, क्वार्टरली वीकली वेजेस को क्या होगा, फोर्टनाइटली वालों को कितना कब तक देना है और मंथली वालों को कब देना है. तो दीज अप्लाइज टू एम्प्लॉइज एज वेल, right? Employees, managerial career, everybody. So there's a standardization in this act कि सबको applicable हो गया हर चीज. ठीक है. Now सुना होगा आपने कि फुल एंड फाइनल के लिए काफी बात चल रही है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय हैज टू बी डन विद इन 2 days ऑफ हिज लिविंग, राइट. एंड यू इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे जिस कंपनी में 500,000 एम्प्लॉयज हैं और बहुत ज्यादा एट्रिशन होता है, स्पेशली इन BPO इंडस्ट्रीज जहाँ एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होता है. People were given full and final settlement earlier in
approximately 1 month, 2 months. Now, in the new labor codes, code on wages, it is mentioned that full and final settlement has to be done within 2 days. So for that, companies has to has now need to change their softwares, upgrade their softwares in a manner कि उनका full and final settlement इतनी जल्दी हो जाए. पहले कंपनीज एक महीने तक full and final settlement नहीं करती थी, लीव्स कैलकुलेट नहीं होती थी, एसेट्स जो होते थे उसका डिक्लेरेशन नहीं आ पाता था, सब कुछ नहीं हो पाता था. Now they have to do within 2 days. So this requires a big change in their softwares as well, so that full and final settlement can be done within 2 days of leaving. One more thing is there, स्पेशली मैं एक चीज बताऊंगी कि हर एक्ट में, हर कोड में पेनल्टीज हैज बीन स्ट्रिक्टर नाउ. पहले होता क्या था कि इन लेबर लॉज हम लोग कभी पीएफ डिले कर दिया या ईएसआई डिले कर दिया, देयर इज द इमीडिएट फीस, राइट, कि आपको लेट फी पेनल्टी पे करनी है, जैसे हमारी इनकम टैक्स जीएसटी में होती है. नो, कभी चलान आता है डिपार्टमेंट से तो हम जाके रियलाइज करते हैं कि हाँ लेट हुआ है और पे कर दो, एंड देन ओनली गेट टू नो अबाउट योर लायबिलिटी, योर लेट फाइलिंग. And that happens in six months. 6 महीने में चलान आ गया, 3 महीने में चलान आ गया, and then you pay off, right? In labor laws, in the new labor codes, in case you are doing any miss, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, लेट फाइलिंग कर रहे हो, appropriate फाइलिंग नहीं कर रहे हो, या करेक्ट रिडक्शन नहीं कर रहे हो, then penalties are stricter. The penalties for non-maintenance of records start from 10,000 and it doubles after every cumulative offense. दोबारा करते ही वो डबल हो जाती है. सिमिलरली फॉर लेस डिडक्शन और लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन एंड नो डिपॉजिट ऑफ द contributions, penalty is from 50,000 to 1 lakh. So you imagine the amount of penalty as well, right? As simple as that, as it was earlier. Now the penalties are hefty, now they are more stricter, now everything is online, everything is on track mode, and a lot of responsibilities are there now on an employer, correct? As I told you that जो recoveries है in a month from an employee has been capped up to 50%, कि 50% से ज़्यादा आप काट नहीं सकते हो, आपको उसको 50% take home देना पड़ेगा. This requires a lot of planning from an employer standpoint, क्योंकि अगर employee की deductions होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 50% से ज़्यादा deduction ना हो in a salary. One more thing that has come up in code on wages is minimum wages concept. Now every state will announce their own minimum wages that would be mandatory on every employee. पहले ये scheduled employment में mandatory थी. Scheduled employment मतलब होता है जो schedule 1 में या schedule A में आते हैं, उन्हीं kind of industries में mandatory था to give minimum wages. Now it is applicable for all the employees, right? And the minimum wages are currently, as per the department, as per the government, it is low. They are going to revise minimum wages with the implementation of the new rules, right? Minimum wages भी revise होंगी और उसका implementation भी mandatory हो जाएगा. Currently what happens is हर state अपनी अपनी minimum wages बनाती है और जो workers होते हैं या factories होती है वहाँ पे minimum wages देना mandatory होता है. Now minimum wages will be applicable to every employee, staff, office boy, every grade, every employee, minimum wages will be mandatory. ये होती कैसे हैं डिजाइन? Now what happens is एक नया concept आया, national floor wage rate. National floor wage rate means central government will now prepare their central wages, मतलब नेशनल फ्लोर वेजेस, कि मिनिमम इतनी एम्प्लॉय को वेजेस तो देनी ही पड़ती हैं. जो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि एक एम्प्लॉय को सस्टेन करने के लिए, एक पर्सन को सस्टेन करने के लिए, एक इंसान को कहीं पे अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए मिनिमम कितनी कैलोरीज उसको चाहिए खाने के लिए, मिनिमम कितना फूड चाहिए, मिनिमम कितना शेल्टर चाहिए, मिनिमम कितना उसे सब मतलब पानी, ये वो अवेलेबल जो नेसेसिटीज हैं उसको क्या मिनिमम चाहिए, उसको काउंट करते हुए नेशनल फ्लोर वेज रेट डिफाइन होंगी. सेंट्रल नेशनल फ्लोर वेज डिफाइन करेगा, हर स्टेट अपनी मिनिमम वेजेस डिफाइन करेगा टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दोस नेशनल फ्लोर वेज. करंटली नेशनल फ्लोर वेज है 175, जो सेंट्रल ने बताई हुई कि इससे कम आप किसी को 175 पर आवर से कम आप किसी को सैलरी नहीं दे सकते या वेज रेट नहीं दे सकते. हर स्टेट अपने अपनी डिफाइन करता है. जैसे राजस्थान में 375 है, शायद गुड़गांव में 500 प्लस है पर आवर की. तो इस तरह से हर स्टेट अपनी अपनी वेजेस डिफाइन करता है कि मेरी मिनिमम वेजेस डिपेंडिंग ऑन माय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इतनी होंगी, एंड अकॉर्डिंगली ही उसकी मंथली सैलरी कंप्यूट होती है. नाउ दीज आर गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि ये भी बहुत पुरानी है जो कि अपडेट होनी बाकी थी. नाउ नेशनल फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट हर स्टेट अपनी अपनी मिनिमम वेजेस डिफाइन करेंगी. इन एवरी एम्प्लॉय ऑफ एवरी कैडर ऑफ
every category will be minimum given those minimum wages. So that's again the liability of a company is going to increase with the change in the minimum wages. Okay. ओके एक और चीज है टाइम फॉर प्रेफरिंग क्लेम एक्सटेंडेड. अगर कोई एम्प्लॉय का क्लेम चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेरी आई, डिपार्टमेंट से क्वेरी और उसका क्लेम चल रहा है, टाइम पीरियड फॉर दैट हैज बीन एक्सटेंडेड. ओके, व्हाट विल हैपन, मतलब what is the impact of the new labor code, especially code on wages? Definition of wages has changed, as we have understood that 50% of your total salary would be now wages, जिस पे की सारे social security competitions होंगी, social contributions की competitions होंगी. इसका impact क्या होगा? इसका impact होगा कि आपकी coverage of employee would change now. हो सकता है कोई एम्प्लॉय पहले पीएफ में कवर नहीं होता था, क्योंकि उसके जो बेसिक लास्ट ऑन बेसिक वगैरह मिला के जो होती थी वो 15,000 से ऊपर हो जाती थी. लेकिन अब विद द चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस, मे बी दैट एम्प्लॉय इज नाउ कवर्ड अंडर पीएफ. मे बी दैट एम्प्लॉय वाज अर्लियर नॉट कवर्ड क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी 21,000 नहीं हो पा रही थी. नाउ दैट एम्प्लॉय माइट बी कवर्ड क्योंकि ईएनएसआई, बिकॉज उसकी जो लास्ट ऑन बेसिक wages जो है which includes basic plus DA plus retaining allowance is not more than 21,000 now is covered. So with this, the coverage of employees now changed for PF, ESI, bonus, gratuity, everything, right? Then this definition change will leads to change in the coverage for various contributions of the employer. Next is provident fund. Change in definition of wages की वजह से provident fund का contribution will change, ESA का contribution will change. Big change is on gratuity. Gratuity में बहुत बड़ा change आएगा with the change in the definition of wages. 30th को सेंट्रल ने अपने रूल्स अनाउंस किए हैं. उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रेचुटी का जो नया प्रोविजन ऑन द न्यू वेजेस पे लगेगा दैट विल बी प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव मतलब 21 नवंबर के बाद से लगेगा. ठीक है. ओवर टाइम पहले हम सिर्फ वर्कर्स को देते थे. नाउ इट इज एप्लीकेबल इवन ऑन सुपरवाइजरी रोल्स एंड मैनेजरियल कैडर. गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, पहली बार एम्प्लॉय की डेफिनेशन में गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स कवर हुए हैं. अर्लियर दे वर नॉट इवन पार्ट ऑफ द लेबर कोड्स, कहीं पे भी एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई उन्हें कुछ भी कंट्रीब्यूशन या कुछ भी बेनिफिट गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर को नहीं मिलता था. एंड देन द पेमेंट ऑफ वेजेस, इट्स अ बिग चेंज कि मिनिमम 50% ऑफ द वेजेस हैज टू बी गिवन टू एन एम्प्लॉय इन एवरी मंथ. इन हैंड वो लेके जाएगा. इन केस देयर आर मोर डिडक्शंस देन द 50%, then the employer has to plan and recover the deductions from in next month's salary, right? Okay. हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो नीचे है. This is again, as I told you, the minimum working condition that every employee is supposed to receive in an organization is all about occupational safety health and working condition code. सबसे बड़ा चेंज जो नए कोड्स में आया है इज आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके कोड्स कवर हो जाएंगे. मतलब पहले क्या होता था, पीएफ का अलग रजिस्ट्रेशन, ईएसआई का अलग रजिस्ट्रेशन. ओके, हर एक्ट का आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, हर एक्ट की आपको अलग अलग रिटर्न भरनी पड़ती थी. करेक्ट. इन द न्यू कोड्स नाउ यू जस्ट हैव टू डू वन सिंगल रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलेंगे यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन, और आपको आपकी जो रिटर्न्स हैं वो भी सेंट्रलाइज हो जाएंगी. करेक्ट. एंड दैट्स अ चेंज दैट इज गोइंग इन द डिपार्टमेंट एज वेल. आपने देखा होगा कि आप पहले पीएफ डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग हुआ करता था, ईएसआई डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता था. पीएफ वालों को ईएसआई से कोई मतलब नहीं, ना उसके बारे में कोई नॉलेज होती थी. ईएसआई डिपार्टमेंट इज आइसोलेटेड, उनको पीएफ या अदर डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता था. नाउ इट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड. Now there will be one officer who is dealing with PF as well and ESI as well and other acts as well, क्योंकि अब ये कोड्स के बेसिस पे डिफाइन हो जाएगा. एंड दैट्स अ बिग चेंज दैट इज हैपनिंग इन द डिपार्टमेंट साइड एज वेल. ओके, so now there are single registrations for all the establishment. You just have to go for one registration. आपके सारे registrations existing जो है वो convert होंगे. कैसे होंगे, कब होंगे, that we will see once the rules are into frame और implement होंगे. अभी we just know that yes, the registrations would be unified और सारे existing registrations उसमें convert हो जाएंगे. There is a concept of working hours जो currently 9 hours a day है. Now it will be 8 hours a day and weekly hours maximum 48 hours in a week. एक employee regular working hours दे सकता है. Now it is 8 hours a day means 6 days, right? With the spread of 12 hours per day.
मतलब एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 12 आवर्स अ डे काम कर सकता है, बट वो वीकली 48 आवर्स अ वीक ही काम कर सकता है। इसका मतलब 4 वीक्स अ डे, 4 days अ वीक का वर्किंग कल्चर कैन बी पॉसिबल नाउ इन इंडिया इज वेल। आप एक दिन में एक एम्प्लॉय से 12 घंटे काम करवा सकते हो, 8 आवर्स रेगुलर और बाकी एक्सटेंडेड आवर्स, लेकिन आपके वीकली आवर्स जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे वो 48 आवर्स ही हो सकते हैं। इफ योर वर्किंग आवर्स इन अ वीक एक्सीड 48 आवर्स, if your working hours in a week exceed 48 hours, then you have to pay overtime allowance to your employee, and it applies to managerial cadre as well. आपने सुना होगा अभी रिसेंटली काफी बज रहा कि अपॉइंटमेंट लेटर्स आर नाउ मैंडेटरी। एवरी एम्प्लॉयर to give appointment letter to his employee। अगर आपने नहीं दे रखे हैं तो आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी इशू करने पड़ेंगे। एंड अपॉइंटमेंट लेटर डजंट मीन जस्ट पेपर पेज जिसमें आपने लिख दिया यू आर बीइंग अपॉइंटेड एट दिस पोजीशन। नो, अपॉइंटमेंट लेटर शुड बियर सर्टेन डिटेल्स एज वेल दैट हैज बीन मेंशन्ड एज वेल कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ये चीजें होनी चाहिए, आप किस पोजीशन पर अपॉइंटेड हो, आपका क्या अभी पेरोल रहेगा, आपको कब आपका अप्रेजल कब होगा, आपको किस तरीके से प्रमोशन दिया जाएगा, आपके रूल्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगी, राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे, एवरीथिंग विल बी मेंशन। आपका लेबर आइडेंटिफिकेशन कोड क्या होगा अगर इफ यू आर अ लेबर, सब चीजें भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होगी। एंड विद इन अपॉइंटमेंट के 30 days में आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना होगा। There is a concept of core activity. A core activity has been first time explained in the and covered in the न्यू लेबर कोड्स। कोर एक्टिविटी में मीन्स होता है कि एंटिटी का मेन काम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, तो कोर एक्टिविटी हुई मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मैन्युफैक्चर करना उसको। अगर एक एंटिटी का मेन काम जो है, कोर एक्टिविटी जो है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर पाएगा एज पर द न्यू लेबर कोड्स। हाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड दैट वी आर अबाउट टू सी, बिकॉज दैट्स अ वेरी big change in an organization, because there are a lot of organizations जहाँ पे core activity में भी contract labors लगती हैं और बहुत बड़े scale में लगती हैं। This will be implemented how, that we are going to see once the rules are into frame. Or mandatory free health checkup, that's again a big buzz that was there in last few days. Any employee of 40 years of age, या 45 लिखा हुआ है, but it is 40 years of age, अगर उस पर्सन एक्सीड की है किसी एम्प्लॉय ने, तो उसका मैंडेटरी हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना मैंडेटरी है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको 1 ईयर का अलाउ किया जाएगा। हो सकता है इसको कंपनी इन हाउस ही करे, हो सकता है उसे वाउचर दे दे, हो सकता है प्रिस्क्राइब लैब्स के साथ टाई अप कर ले। वो कैसे होगा, दैट वी विल गेट टू नो वंस द रूल्स आर इनटू फ्रेम और इम्प्लीमेंट होंगे। अभी इट इज जस्ट कि 1 ईयर उसको प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी होगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जो बहुत बार अनाउंस हुआ है नए लेबर कोड्स में कि देयर वुड नॉट बी एनी डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। जो काम मेन अलाउ करे, मेन को अलाउ किया जाएगा, जो भी नेचर ऑफ वर्क मेन को अलाउ किया जाएगा, वो नेचर ऑफ वर्क वीमेन को भी अलाउ किया जाएगा, इवन इफ दैट वर्क इज डिफिकल्ट, हैजार्डस है, माइंस या फैक्ट्रीज में है, किसी भी तरीके का काम होगा। अगर मैन इज अलाउड टू वर्क, देन वुमेन इज आल्सो अलाउड टू वर्क विद द रिटन परमिशन एंड कंसेंट लेके। डेफिनेटली ओवर टाइम में, नाइट शिफ्ट्स में, एवरीवेयर वुमेन वुड बी अलाउड, देयर वुड नॉट बी एनी सेग्रीगेशन in the pay, in the nature of work, and safety provisions has to be provided to the women employee if there is any money. Okay, so I think this is all about occupational health and safety working conditions, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर hazardous industries हैं तो equipments, certified equipments ही अलाउ है, और अगर मशीनरी वर्क होगा तो किस तरीके की सर्विसेज प्रोविजंस होंगे। कैंटीन फैसिलिटीज में चेंज आया है कि पहले कैंटीन फैसिलिटीज शायद 100 पे थी, अब 200 पे हो गया है, और पहले 30 अगर विमेन हुआ करती थी किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्रच फैसिलिटी थी। नाउ अगर 50 वर्कर्स हैं, मतलब मेन एंड वुमेन दोनों मिला के 50 वर्कर्स हैं, तो क्रच फैसिलिटी होना मैंडेटरी हो गया है। सेपरेट वॉशरूम फॉर मेन एंड वुमेन होना चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए। नाइट शिफ्ट्स है तो उनको रेस्ट रूम्स होंगे जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। और दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस कोड। सो दैट्स अ बिग चेंज दैट हैज हैपेंड, क्योंकि इससे देयर इज अ चेंज रिक्वायर्ड एट द एम्प्लॉयर एंड, फैक्ट्रीज एंड पे बहुत सारे चेंजेस और अपलिफ्टमेंट्स एक एम्प्लॉयर को करने पड़ेंगे। ओके,
कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन इंप्लीमेंट होता है और होने से क्या क्या चैलेंजेस अब एड्रेस करने पड़ेंगे एक एंटिटी को। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कोर एक्टिविटी का, जो कि कहा जा रहा है कि कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर अलाउ नहीं किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाउएवर इट इज मेंशन कि एक्सेप्ट फ्यू केसेस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हायर कर सकते हो, जैसे कि अगर ऐसा काम है जो कि रेगुलर एम्प्लॉय जिसके लिए मिल ही नहीं रहा है, इतना स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ एक्टिविटी है जिसके लिए मुझे रेगुलर एम्प्लॉय में हायर नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकता हूँ, तो मैं अलाउड हूँ। मेरा ऐसा काम है जिसमें मुझे फुल डे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है एम्प्लॉय की, कुछ ही घंटों का काम है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर सकता हूँ। और या फिर ऐसा काम है जो कि मुझे ऑर्डिनरली कोई और कर ही नहीं सकता है, वही पर्सन कर सकता है जो कि आने को तैयार नहीं है पेरोल पे, तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकता हूँ। अदरवाइज इट इज मेंशन कि कोर एक्टिविटी कैन नॉट बी डन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ओके, अपॉइंटमेंट लेटर इशू होना, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ बिग चेंज, and because of that compliances of foreign employer will increase। एम्प्लॉयर को अपना HR और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्पेशली बिग कॉर्पोरेट्स now they have to get their HR very strong। And appointment letter is not just a written single letter, one page letter, now they have to mention Aadhaar number, labor identification number, universal account number, and many other things in the appointment letter। rules क्या होंगे, terms of employment, working hours क्या होंगे, overtime policies क्या होंगी, बहुत सारी चीजें will be there in the appointment letters now। एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को नया एम्प्लॉय हायर करते ही विद इन 30 डेज उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। एंड देयर इज अ चेंज इन द लीव एनकैशमेंट एज वेल। आई थिंक इसमें पहले क्या होता था कि इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिनिमम 240 डेज, ठीक है, इन अ ईयर, तो उसको लीव एनकैशमेंट के लिए एलिजिबिलिटी होती थी। नाउ इट इज 180 डेज, कि अगर इस एम्प्लॉय ने 180 डेज सर्व किया ऑर्गेनाइजेशन में तो वो लीव एनकैशमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। पहले अभी तक यही था कि नो एनकैशमेंट ऑफ लीव इज पॉसिबल ड्यूरिंग दी सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर मेरी सर्विस अभी चल रही है, मैंने रिटायर नहीं हुआ हूँ या मैंने रिजाइन नहीं किया है, तो मैं लीव एनकैश नहीं करा सकता। रिटायरमेंट पे या रिजिग्नेशन में या कंपनी छोड़ने के टाइम पे मिलता था। इन द न्यू कोड्स इट इज रिटन दैट एनकैशमेंट इज पॉसिबल इवन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्विस with the permission of the employer। employer agree करता है तो वो during the continuation में भी leave encashed करा पाएंगे। Reskilling fund that will be covered by Pradeep ji in Code on Industrial Relation, and negotiating will be covered by him। Okay, before I end up my presentation, I just want to say that this is very important to know that transitioning to the new codes is not a one-day job। अगर आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं या आप एडवाइजरी सोच रहे हैं, देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ एंड योर क्लाइंट प्रिपेयर राइट नाउ फॉर द ट्रांजिशन। And the biggest change that you have to do it right now is to understand the definition of wages। वेजेस में क्या आएगा, आपका सैलरी का कौन सा कंपोनेंट आपके टोटल रेम्युनरेशन में पार्ट होगा व्हेन यू आर कंप्यूटिंग वेजेस, कैसे आप 50% उससे डिजाइन कर सकते हैं, व्हाट ऑल कंपोनेंट्स हैज टू बी देयर इन द वेजेस डेफिनेशन, क्या आप बेसिक को कम रख सकते हैं इवन देन 50% आ जाए। ऑल दीज कैलकुलेशंस, ऑल दिस थिंकिंग हैज टू बी डन राइट नाउ फॉर योर क्लाइंट इन केस यू आर प्लानिंग टू एडवाइस टू योर क्लाइंट। एंड बिलीव मी, it's not a big one day job, it will take time to adjust with the big change in the labor codes। And then the second thing is HR policies। you have to revisit the HR policy of your client once again, क्योंकि हो सकता है कि पहले एम्प्लॉय की कवरेज डिफरेंट हो फॉर द वेरियस एक्ट्स, अब डिफरेंट हो जाए। Many acts will now be applicable to him because of the change in the definition of wages, and similarly change in the policy for overtime, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी की वजह से भी हो सकता है कुछ कवरेज एम्प्लॉयज की बढ़ जाए। तो फॉर दैट यू नीड टू revisit the appointment letters, revisit the HR policies, redesign the HR policies accordingly, ताकि वो नए लेबर कोड से सेमिनेट कर पाए। एंड देन वर्कफोर्स कैटेगराइजेशन। पहले होता क्या था, एवरी एंटिटी यूज्ड टू हायर एम्प्लॉयज इन अ मैनर कि वो बैलेंस्ड रहे और उसके ऊपर लायबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस कम से कम आए। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रखती थी, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज रखती थी, फ्रीलांसर्स रखती थी। नाउ ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एम्प्लॉय डेफिनेशन। बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉय डेफिनेशन में आते ही इन लोगों के ऊपर सारा कुछ एप्लीकेबल हो गया। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन से एप्लीकेबल हो गए। जैसे आपने सुना ही होगा गिग वर्कर्स, आई थिंक आई मिस्ड दैट पेज, गिग वर्कर्स आर नाउ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय,
राइट, गिग वर्कर्स या फ्रीलांसर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो आप उबर, ओला या फिर आप जो स्विगी वेबसाइट में आप देखते हैं, ये सब जो लोग काम सर्व कर रहे हैं, तो इनके जो एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए ये भी एम्प्लॉय हो गए हैं। इन लोगों के ऊपर भी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। कैसे होगा, दैट वी विल गेट टू नो वंस द रूल्स आर इनटू फ्रेम, बट येस दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय। तो आपका जो वो प्लानिंग था कि हम इतने एम्प्लॉय रख लेते हैं फुल टर्म, इतने हम पार्ट टाइम रख लेते हैं, इतने फ्रीलांसर्स, इतने कॉन्ट्रैक्टर, इतने फिक्स टर्म, दिस विल चेंज नाउ। एवरीथिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ देम, राइट। तो आपको प्लान दोबारा से करना पड़ेगा कि आप किसको कवर करना चाहते हैं और किसको नहीं, तो कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंगली रीडिजाइन करनी पड़ेगी आपको। एंड देन वंस you are familiar with all the laws, you have made your policies aligning with your new codes, then you have to be compliant. New returns आएंगी बहुत जल्दी, नई प्लेटफॉर्म पे रिटर्न्स एप्लीकेबल हो जाएंगी, तो जैसे ही वो होती है तो हमें उन्हें कंप्लाइंट भी रहना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है एज पर द न्यू लेबर कोड्स। एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लिटिगेशंस, बिकॉज जैसे ही नए लेबर कोड्स आ जाएंगे, पुराने वाइप अप होना शुरू हो जाएंगे, तो लिटिगेशंस के काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज दे विल बी क्लोजिंग देयर इंटायर litigations as per the old codes, क्योंकि ये अपील हुआ है कि जब तक करंट चल रहा है 21 नवंबर से पहले तक पुराने चलेंगे सारे एक्ट्स, 21 से नए एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। That's how there is a big work at the client end now, business end पे बहुत सारा काम है जो उनको अभी ये करना है। ओके, सर ने मुझे कहा था कि आप ये थोड़ा सा कवर करना कि अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ CMAs के लिए, एडवोकेट्स के लिए, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल्स टू एंटर इनटू दिस न्यू एरिया। फेज वाइज जर्नी है, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो है असेसमेंट करना, एंड यू कैन प्ले बिग रोल इन ऑल 3 phases, राइट। जैसे आज हम, बिकॉज वी आर लेबर लॉ कंसल्टेंट इन राजस्थान, and we are serving a lot of clients there, in which we are serving them in these different areas in different phases. Phase number 1 है जिसमें आपको असेसमेंट करना है उनके एग्जिस्टिंग लॉज एंड पॉलिसीज को, कि हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यू लेबर कोड्स, एंड अकॉर्डिंगली असेस करना है कि कहाँ पे चेंजेस लाने की हमको जरूरत है। सेकेंड इज इम्प्लीमेंट करना। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ वेजेस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस आए इन दी लेबर कोड्स एंड हमारी पॉलिसीज उससे कैसे इंपैक्टेड है, यू हैव टू मेक दोस चेंजेस इम्प्लीमेंटेड इनटू योर HR पॉलिसीज, इन योर HR प्रोसेसेस और आपके सैलरी स्ट्रक्चर्स में भी। एंड द थर्ड फेज इज ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू कोड्स। जैसे कि मेंशन हुआ है कि 21 नवंबर से ही नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हो गए हैं, एंड इट इज एप्लीकेबल राइट फ्रॉम दैट डे, एंड द न्यू जो सेंट्रल लॉ है दैट इज नाउ योर सब्सटेंस, और आपको उसी को यूज करके अपना सैलरी स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूशन या ग्रेच्युटी प्रोविजंस बनाने हैं। सो दैट इज ऑलरेडी एप्लीकेबल नाउ, तो यू हैव टू इमीडिएटली ट्रांजिशन टू द न्यू कोड्स। आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं है कि हमें वेजेस निकालनी कैसे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। द लॉ इज ऑलरेडी इन टू प्लेस एंड यू हैव टू यूज दैट लॉ for calculating gratuity provision for your year end, this year only. So you have to accordingly transition to the new codes. 50% wages का concept जो है वो इसी year लगना है, तो you have to make your salary structure, you may have to revise the salary structure of your clients accordingly. Okay, I think that is it from the 2 codes side. Anything else you want me to cover? I missed this page. Let us also cover. There are certain difference in the definitions, various definitions in the new labor code, especially in the code on social security. The definition of employer now includes contractor, and contractor means anybody who hires employees either for themselves or for establishment for whom they are providing labor, right? So employer includes everybody who is hiring a person. तो जो भी लेबर कोड्स हैं वो सब पे एप्लीकेबल हो गया, सारे एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल हो गया, टू ऑल द एस्टैब्लिशमेंट हु हायर्स एन एम्प्लॉय। सिमिलरली एम्प्लॉय की डेफिनेशन इट्स अ बिग चेंज, इट इंक्लूड्स एवरीबडी, एनी पर्सन जो एम्प्लॉयड है एस्टैब्लिशमेंट ने किया है उसको, अदर देन अप्रेंटिस, जो कि अप्रेंटिस एक्ट में कवर्ड है। अप्रेंटिस इज अ पर्सन हु इज कवर्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। उसको छोड़ के बाकी सारे लोग जो एक कंपनी ने हायर किए हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट ने हायर किए हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय, and all the labor laws are now covered on these employees.
तो काउंट ऑफ एम्प्लॉय निकालते हुए भी कि 10 है या 20 है, यू हैव टू कवर ऑल एम्प्लॉयज बाय वॉट एवर नेम यू हैव हायर्ड देम, एक्सेप्ट अप्रेंटिस जो आपने अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू हायर किए हुए हैं, चाहे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सुपरवाइजर, नॉन सुपरवाइजर, मैनेजर, एवरीबडी with whom you have an employee contract, that is an employee for you. Okay. One more thing is gig worker. This term has been first time defined in the new labor codes, and which means freelancers or the employees, or maybe the person who is hired for performing a particular task, who is not a permanent employee, who is not an employee at all of your company, but you are hiring him to perform a particular task. For example, हम जो freelancer services use करते हैं तो various online models भी करते हैं, या हम किसी को भी unstructured way में किसी से काम करवाते हैं, काम particular task करवाते हैं, those are your gig workers, your freelancers. And the new labor codes, even PF, ESI, medical benefits, gratuity, these will be applicable to gig workers. कैसे होंगे that we are going to know in future, but yes, it is applicable to them as well. फिक्स टर्म एम्प्लॉय प्रदीप सर कवर करेंगे कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय के केस में क्या चेंज आया है इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बट जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज होते हैं दोज आर द एम्प्लॉयज दोज आर हायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. फॉर एग्जांपल 11 मंथ्स में के लिए कुछ कंपनीज हायर करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयज को कि 11 महीने रखेंगे एक सर्विस के लिए, फिर 3-4 दिन के गैप में हो सकता है रिन्यू कर ले, बट फॉर अ टाइम पीरियड उन्हें हायर के जाते हैं, तो दोज आर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज. Gratuity provision is now applicable to fixed term employee as well, that will be covered by Pradeep sir. And then the platform workers, everybody who is hired through online platform are the platform workers, and the labor laws are applicable to platform workers as well. Means unorganized, and all these are unorganized sector, gig worker ho chahe platform workers, or these all are unorganized workers. So now the objective of the new labor code is to cover these unorganized sector as well. And that's how the coverage has been widened with the implementation of the new labor codes. Okay, anything Abhishek ji? I end up my presentation here. धन्यवाद मैम. आपने जो डेलिब्रेशन दिया, जो चीज़ें बताई हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी के बारे में, वेजेस के बारे में, और क्या इम्पैक्ट रहने वाला है वुमेन सेफ्टी के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं तो. और गिग वर्कर के ऊपर भी मतलब मन कर रहा था कि कंटिन्यू सुनते जाएं, बट टाइम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ता है मजबूरन. I also want to listen Pradeep sir as well. डेफिनेटली मतलब हम सब भी चाहते हैं कि भाई एक डिटेल सेशन और एक थोड़ा सा और डिटेल में हो, बट अभी थोड़ा सा टाइम के रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई है, ये एक नए लेबर लॉ में जो मैं बोलूँ कंफ्यूजन आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो गई है. नए लेबर लॉ को लेके बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने सेशन शुरू करते टाइम बोला था कि लोग चाहते हैं कि उससे बाहर ही हो जाएं, तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई बाहर तो आप हो नहीं सकते, मोस्टली लोगों को कवर करने की कोशिश करी गई है यहाँ पर. गिग वर्कर्स को भी जैसे आप एंड में बता रहे थे कि कोशिश करिए कि भाई उसको कवर करें. तो जो नॉलेज आपने दिया डेफिनेटली उसको कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करें और कैसे अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं. सो थैंक यू सो मच मैम. एंड एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन मैं डेफिनेटली, क्योंकि वर्चुअल है तो डेफिनेटली मैं आपको वर्चुअली दिखा सकता हूँ आपके लिए. बाकी फिजिकल सर्टिफिकेट हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपके एड्रेस तक बहुत जल्दी पहुंच जाए. सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस पर्टिकुलर सेशन के लिए. और अगर किसी को और भी कोई क्वेरीज है तो वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं. सेशन के एंड में हम लोग उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्पीकर जो है हमारे वो हैं एडवोकेट प्रदीप असोपा जी. प्रदीप असोपा जी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में ही 25 साल से लेबर लॉज में काम कर रहे हैं. प्रदीप असोपा जी ने वेरियस एमएसएमई सेक्टर्स को, वेरियस मैं बोलूँ एमएनसीज को सर्व करने के लिए सर्व किया है. और उसके अलावा प्रदीप असोपा जी की जो एक्सपर्टाइज है वो कहीं ना कहीं लेबर लॉ के लिटिगेशंस मैटर्स को लेकर भी है. तो हम लोग प्रदीप असोपा जी से समझने की कोशिश करेंगे कि लिटिगेशंस कहाँ पर आते हैं. जस्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, रुचि मैम ने हमें बताया कि भाई लॉ को कैसे समझना है, बट कहीं ना कहीं लिटिगेशंस या फिर और क्या एडिशंस हो सकता है लेबर लॉ में, जो नए कोड्स आए हैं
उसमें कैसे किस तरीके से हम लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज सारे चार्टेड अकाउंटेंट लेबर लॉ की प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत रेयर है जो चार्टेड अकाउंटेंट लेबर लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम सब के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। प्रदीप आसोपा जी स्पेशलाइजेशन है ईपीएफ, एमपी एक्ट, ईएसआई, इंडस्ट्रियल और ग्रेचुटी एक्ट, और इन सब जैसे बहुत सारे लेबर लॉ जो हैं उनमें प्रदीप प्रदीप आसोपा जी की एक्सपर्टाइज है। प्रदीप आसोपा जी जाने जाते हैं उनकी मधुर वाणी और शांत बिहेवियर से सब चीजें क्लाइंट को समझाने के लिए। अगर मैं बोलूं तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्रदीप आसोपा जी, सर आपका वेलकम। थैंक यू। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अभिषेक जी, अदीप जी और जी जयपुर से जुड़े हुए थे। उन्होंने जो नए लेबर एक्ट के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर बता दिया। ठीक है, मेरा फोकस मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जाना चाहूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा रेज हो रहा है पिछले करीब 1 मंथ से कि क्या गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी, अचानक क्या है कि 29 लेबर कोड को वॉश आउट किया और ये 4 लेबर। अभी जब मैडम ने रुचि मैडम ने बताया था कि जी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट, वहां पे क्या होता था, परेशानी होती थी कि जी आप वेजेस का ही डेफिनेशन ले लीजिए, किसी एक्ट में कुछ, किसी एक्ट में कुछ, किसी एक्ट में कुछ। तो उस वजह से जो परेशानियां होती थी, कंप्लाइंसेस की बर्डन होती थी, उस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ये उठाया। इसमें चार ये 29 सेंट्रल लेबर एक्ट को मर्ज करके 4 लेबर एक्ट के अंदर कर दिया। तो अल्टीमेटली डेफिनेशन सिंगल हो गई। आप किसी भी एक्ट के लिए जाएंगे, आपकी डेफिनेशन सिंगल है और आपको डिफरेंट डिफरेंट कहीं जगह भटकना नहीं पड़े। सेकेंड क्वेश्चन जो पिछले इतने 21 नवंबर के बाद में से रेज हो रहा है, वो रेज ये हो रहा है कि इसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट है, इसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट है। मैं पहले भी एनआईआरसी का एक वेबिनार था उसमें भी बोल चुका हूं और डिफरेंट मीटिंग्स में भी बोलता हूं कि इसमें बहुत साइड बेनिफिट है, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है। एम्प्लॉय अपने एंगल से उस बेनिफिट को देखेगा, एम्प्लॉयर अपने एंगल से बेनिफिट देखेगा। मैं आगे आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि एम्प्लॉयर को कहाँ बेनिफिट है। बहुत सारी जगह एम्प्लॉयर को मेजर बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत जगह एम्प्लॉय को भी मेजर बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अल्टीमेटली कहना यह है कि यदि आप, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, यदि आप रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, कंप्लायंसेस को फॉलो, एक्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे, आपको कहीं पे भी लाइफ में परेशानी नहीं है, बिजनेस में कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन जहां पे भी आपने थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया, आपको जैसे रुचि मैम ने बताया था कि पेनल्टी क्लोज बहुत ज्यादा है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी और प्रोफेशनल को भी। और पेनल्टी क्लोज भी ज्यादा है, मैं आगे बताऊंगा। पेनल्टी के अंदर केवल ओनर या डायरेक्टर नहीं आएगा, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन को भी बढ़ा दिया है। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली अपने उस पे आते हैं, एक्ट पे। मैडम ने वेजेज कोड एक्ट के बारे में बताया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह जो वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में बताया, बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी पे भी उन्होंने किया। मेरा जो फोकस है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एक्ट आया है उस पे, और उसके अंदर डिटेल में नहीं बनने के बाद में उनके रूल्स बनते हैं। तो और सारे स्टेट उसमें एग्री होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो है 4-5 ईयर का गैप लगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जो गवर्नमेंट ने 3 एक्ट को मेजर मर्ज किया है, जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटेड एक्ट है। ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन
इसके अंदर सेक्शंस वगैरह है। इसमें जो मेजर जो डेफिनेशन है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो अभी मैम ने, रुचि मैम ने भी आपको किया था, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एज ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से कि भी किस डेट से ज्वाइन करके किस डेट से वो रिलीव होगा, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आएगा। बाकी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की डेफिनेशन एवरी एक्ट के अंदर सिमिलर है। ट्रेड यूनियन जनरली जो ट्रेड यूनियन होती है उसके अंदर, इस एक्ट के अंदर क्लियरफाई किया है कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के जो रूल एंड रेगुलेशन को जस्टिफाई किया है। नेगोशिएशन, जो भी यूनियन नेगोशिएशन करेगी, ऐसे नहीं है कि हर ट्रेड यूनियन ही नेगोशिएशन करने मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएगी। जिसके पास में 50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, अदरवाइज हर यूनियन जो है नेगोशिएशन के लिए नहीं जा पाएगी। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, इसके अंदर ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंदर पेनल्टी क्लोज किया है। कोई भी लेबर उठ के अनफेयर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, कोई भी ट्रेड यूनियन उठ के अनफेयर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है, उसको एक्ट के अंदर रोका गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर, ये एक सबसे इसके अंदर रिलीफ दिया गया है, और ये कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से इन एक्ट को इंट्रोड्यूस करने में। स्टैंडिंग ऑर्डर, जिस फैक्ट्री या जिस कंपनी में 100 एम्प्लॉयमेंट आ जाता था, ये 21 नवंबर से पहले की बता रहा हूँ, उसके अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर लेने की बाउंडेशन आ जाती थी। उस फैक्ट्री को, उस कंपनीज को स्टैंडिंग ऑर्डर पास करवाने होते थे पर्टिकुलर अथॉरिटी के साथ में। गवर्नमेंट ने इस एक्ट में चेंज कर दिया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 300 कर दिया। अल्टीमेटली 300 से नीचे किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी कंपनी को स्टैंडिंग ऑर्डर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं लेने से कंपनीज को इसके अंदर एक बेनिफिट और मिला कि जो रिट्रेसमेंट है, यदि कंपनी या फैक्ट्री को रिट्रेसमेंट करती है और उसने पहले 100 पे करती थी, उसको परमिशन लेनी होती थी रिट्रेसमेंट की, अब 300 कर दी। वहां पे वर्कर को, 300 वर्कर से नीचे यदि रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो वहां पे विदाउट परमिशन वो रिट्रेसमेंट कर सकती है। और जो ट्रेड यूनियन है या जो भी लेबर यूनियन है, उनका जो ऑब्जेक्शन आ रहा है बेसिकली इस पॉइंट पे आ रहा है कि जी ये 100 से बढ़ा के 300 क्यों कर दिया गया, जबकि ये इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है इसके अंदर गवर्नमेंट ने। इसमें ट्रिब्यूनल सेटअप किया है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये दोनों सेटअप किए हैं। जितने भी केस अलग अलग लेबर कोर्ट में अलग अलग अथॉरिटी पे चल रहे हैं, वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें भी एक क्लेरिफिकेशन हाई कोर्ट की तरफ से भी आ चुका है कि ये केस कब ट्रांसफर होंगे, जब ये ट्रिब्यूनल सेटअप हो जाएंगे इस एक्ट के, तब ये सारे के सारे केस ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अंदर एक मेजर चेंजिंग की है, पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कर पेंडिंग प्रोसीडिंग इन हायर कोर्ट। इट मींस जब किसी वर्कर का केस ट्रिब्यूनल से अपर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उस केस के अंदर उस वर्कर को जो लास्ट ड्रॉन वेजेस है वो तब तक दी जाएगी जब तक वो केस डिसीजन नहीं हो जाता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पे फुल वेजेस उसको पे करनी पड़ेगी जब तक वो उसकी लिटिगेशन हाई अपर कोर्ट में चलेगी। ये एक एम्प्लॉय एंगल से रिलीफ मिला है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट प्लस स्ट्राइक टोटली बंद कर दी गई है। इट मीन्स यदि कभी यूनियन क्या होती थी कि भी कहते थे कि कल से स्ट्राइक है या आज से स्ट्राइक है, वहां पे प्लस प्लस स्ट्राइक टोटली बंद कर दी गई है। अब यदि कोई भी ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे जाती है तो उस केस के अंदर उसको बिफोर 14 डेज उसको मैनेजमेंट को नोटिस देना होगा कि जी हम इस डेट से स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हमारे ये क्लोज है, इस वजह से जा रहे हैं। मैनेजमेंट के पास में 14 डेज का टाइम मिलेगा, वो यूनियन से डिस्कस करके उस मैटर को सॉर्ट आउट करके स्ट्राइक होने से बचा लेंगे। प्लस स्ट्राइक टोटली बंद कर दी गई है। इसमें यूनियन, ट्रेड यूनियन प्लस स्ट्राइक नहीं कर सकती है। ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट और क्लोजर, इसके अंदर ले ऑफ रिट्रेसमेंट, इसमें भी टाइम लिमिट 60 डेज की नोटिस की वो डिफाइन की गई है। प्लस जो एंड ईयर का जो वो है कैलकुलेशन, यदि कहीं बिलो माइंस, ग्राउंड माइंस में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसके लिए 190 डेज यदि वो काम कर लेता है
तो उसको 1 ईयर की इक्विवेलेंट माना जाएगा। और यदि बिलो माइंस के अलावा 240 डेज वर्कर काम कर लेता है तो नेक्स्ट 1 ईयर पे इक्विवेलेंट उसको माना जाएगा। स्किल फंड, ये एक एडिशनल उसके अंदर सेक्शन को ऐड किया है 15 डेज का। जहां इंडस्ट्रियल रिफ्रेशमेंट होगा वहां पे 15 डेज का स्किल फंड जो लास्ट ड्रॉन वेजेज है उसका दिया जाएगा। इसका प्रोसीजर बहुत साइड से हो सकता है, अथॉरिटी के थ्रू भी ये जा सकता है और डायरेक्टली भी जा सकता है। ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मैंने पहले जैसे आपको बताया टोटली बार्ड है, और इसमें ऑफेंस वगैरह जो है वो ज्यादा है, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि जी कंपनीज कोई ऑफेंस है। हाँ, यदि कोई लेबर भी अनफेयर प्रैक्टिस करता है और वो जस्टिफाई होता है तो अथॉरिटी उसको भी पेनलाइज करेगी, बशर्ते कंपनीज की पेनल्टी ज्यादा होती है, लेबर मैन पावर की पेनल्टी जो है कम होगी। तो मोटा मोटा ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो है ज्यादातर ये डिट्रेसमेंट है, फैक्ट्री स्ट्राइक्स हैं, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड ये जो चीजें इन्होंने चेंज की है, या जहां पे ये रिट्रेसमेंट का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके लिए इन्होंने 100 वर्कर से 300 वर्कर को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट मैं लूंगा सोशल सिक्योरिटी, जहां पे एज ए प्रोफेशनल हम सबके लिए, एज ए एचआर प्रोफेशनल सबके लिए, और एज ए एडवोकेट सबके लिए ये जो एक्ट है जिसमें कोड है, इस कोड के अंदर ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसके अंदर 9 जो पुराने एक्ट है उनको मर्ज किया है। ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, सीनियर वर्कर, बीओसी डब्ल्यू का जो सेस लेबर सेस होता है वो, अनऑर्गेनाइज्ड सोशल, इन एक्ट को रिप्लेस किया है। अब इसके अंदर जो जो हम प्रोफेशनल को कहाँ ध्यान देना चाहिए, प्लस जो कंपनीज को या एस्टेब्लिशमेंट को कहाँ बेनिफिट हुआ और कहाँ उसको ध्यान देना चाहिए, ये चीजें मैं आपको इसमें एक एक बारीकी से बताता हूँ। एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयमेंट इंजरी को डिफाइन कर दिया गया पूरा एक्ट में। एम्प्लॉयमेंट इंजरी जनरली एक प्रिजम्पशन है कि जी जो हमारे वर्किंग एरियाज के अंदर यदि कोई इंजरी हो जाती है एम्प्लॉय के साथ में, वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में आती है। नहीं, जो ये एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद में आप क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट इंजरी की डेफिनेशन देख लेना। पर्सनल इंजरी टू बी एन एम्प्लॉय कॉज बाय एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी। और जो इसको डिफाइन किया है, एम्प्लॉय के घर से ऑफिस के लिए, वर्क प्लेस के लिए निकलते ही एम्प्लॉयमेंट इंजरी का टाइमिंग चालू हो जाता है, और जब वो वर्क प्लेस से लेके वापस जब घर पहुंचेगा, घर के अंदर घुसता है, तब तक एम्प्लॉयमेंट इंजरी काउंट होगी। यदि उस दरमियान उस एम्प्लॉय के साथ में कुछ भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो इसकी अल्टीमेटली लायबिलिटी एम्प्लॉयर की आती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर वो आ रहा है। और मैं अगेन बता देता हूं, ईएसआई के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंजरी टोटली काउंट की जाती है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय ईएसआई में कवर होंगे उन ईएसआई की एम्प्लॉयमेंट इंजरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटली ईएसआई की होगी, और जो ईएसआई से बियॉन्ड होंगे, बाहर होंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट इंजरी की कंपनसेशन जो उसका एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज वगैरह, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी वगैरह आती है, वो का प्लान करके चलना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट को। फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन को नए एक्ट के अंदर चेंज किया है, और ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, और पर्टिकुलर वुमेन एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। वुमेन एम्प्लॉय की लास्ट 25 ईयर से शिकायतें रहती थी कि जी हमारी मेरे शादी होने के बाद में स्पाउस कवर हो रहा है, बच्चे कवर हो रहे हैं, लेकिन मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कवर नहीं हो रहे। इस एक्ट के अंदर फैमिली की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, इसमें वुमेन एम्प्लॉय के केस में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ उसको भी कवर कर दिया। बाकी जो फैमिली है वो जैसे प्रीवियस में थी वैसे ही उसकी डेफिनेशन को रखा है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, और मैम ने भी बताया था। गिग वर्कर जो भी है, हाउस बेस्ड वर्कर, ये डेफिनेशन चेंज किया है। वेजेस की डेफिनेशन मैम ऑलरेडी पहले ही बता चुकी है। सबसे जो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज किया है,
और पूरी कंप्लायंसेस को चेंज किया है, वो वेजेज की डेफिनेशन किया है। क्योंकि वेजेज के डेफिनेशन के अंदर हमने देखते थे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कंपोनेंट होते थे। अब वेजेज मीन्स बेसिक सैलरी। डीए हमारे प्राइवेट सेक्टर में होता नहीं है। रिटायरिंग अलाउंस सीजनेबल में आता है, तो बेसिक प्लस अदर अलाउंसेज, और बेसिक शुड बी 50% ऑफ द टोटल सैलरी, और बेसिक शुड बी मिनिमम वेजेज। क्योंकि बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट को बताते हैं कि बेसिक शुड बी 50% ऑफ द टोटल सैलरी। वो कहते हैं कि जो 20,000 दे रहे हैं हम 10,000 कर देंगे। लेकिन वहां पे भी ये क्लियर कट ध्यान रखना होगा कि बेसिक शुड बी मिनिमम वेजेज। एक्ट में क्लियर किया गया है बेसिक शुड बी मिनिमम वेजेज पर्टिकुलर स्टेट। यदि वो किसी भी स्टेट में है, वहां की जो मिनिमम वेजेज है वो तो बेसिक रहनी चाहिए। वहां पे फिर 50% का क्राइटेरिया नहीं आएगा। और बाकी जितने भी अलाउंसेज है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक क्या इंक्रीज कर सकती है कंपनी? बेसिक इंक्रीज कर सकती है। बेसिक को आप 100% ले जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अलाउंसेज अदर देन बेसिक अलाउंसेज वो 50 से इंक्रीज नहीं हो सकते। लेकिन यदि बेसिक को हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हमारे को ये ध्यान रखना होगा कि इक्वल रेमुनेशन जो एक्ट था उसका डेफिनेशन कहीं ब्रेक ना हो। क्योंकि एक ही कैटेगरी के बंदों का हम स्लेट जो है वो सिंगल रखना होगा। अदरवाइज किसी की बेसिक हमने 80% कर दी, किसी की बेसिक सेम ही फील्ड के बंदे की बेसिक हमने 50% कर दी, वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। वेजेज डेफिनेशन मैम ने ऑलरेडी समझा रखी थी। और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर ये चार इसमें। अब आ जाते हैं हम पीएफ। पीएफ एक्ट के अंदर ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट से केवल दो ही चेंज आए हैं मेजर, और जो प्रोफेशनल के लिए और जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहुत सारी कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि जी एक्ट से एम्प्लॉयर के कंपनी पे बर्डन डाल दी। मैं कहता हूँ ये पीएफ एक्ट की जो दो चेंजिंग है उस चेंजिंग के अंदर एम्प्लॉयर को मेजर रिलीफ मिला है। पहला, टाइम बाउंड ईपीएफ इंक्वायरी। 21 नवंबर से 25 से पहले यदि पीएफ की कोई भी इंस्पेक्शन कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट होती तो ईपीएफ डिपार्टमेंट पीछे के 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर के रिकॉर्ड्स मांग सकती थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी पीएफ ऑफिस। लेकिन क्योंकि ये वेजेज को सोशल सिक्योरिटी एक्ट आते ही वहां पे 5 ईयर का ब्रेक लग गया। अब 21 नवंबर के बाद में पीएफ ऑफिस 5 ईयर के बैक कोई भी किसी भी तरह के रिकॉर्ड आपसे नहीं मांग सकती। इसके अंदर जो भी प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल मैन जुड़े हुए हैं, वो खुद जान सकते हैं कि कितना बड़ा रिलीफ मिला है। बिग रिलीफ है, छोटा मोटा रिलीफ नहीं है, ये बिग रिलीफ इंडस्ट्री को या एस्टेब्लिशमेंट को मिला है। सेकंड प्रॉब्लम ये आती थी कि जी जो पीएफ के ऑर्डर्स कभी गलत हो जाते थे, एम्प्लॉयर को ये लगता था कि जी ये ऑर्डर जो है वो गलत हो गया और इसके अंदर हमारे को रिलीफ मिल सकती थी। लेकिन हमारी किसी भी कारणवश वो पीएफ से ऑर्डर गलत हो गया, तो उस ऑर्डर का अपील अपील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रिब्यूनल है सीजीआईटी, वो हर स्टेट के अंदर एस्टेब्लिश है। उसमें अब पीएफ की डायरेक्ट अपील की जाती है। क्योंकि पीएफ के ऑर्डर को जो 7A का ऑर्डर है 14B का ऑर्डर है, इन ऑर्डर्स को चैलेंज यदि करना होगा या रीओपन करवाना होगा तो हमारे पास में हथियार ये था कि सीजीआईटी जो ट्रिब्यूनल है उसमें जाके अपील लगती थी। और उस अपील को एडमिट करवाना और उस अपील को स्टे ऑर्डर को स्टे लगवाने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम एम्प्लॉयर को आती थी, वो आती थी 75% की डिपॉजिट। जब आप अपील डालते उस समय आपकी डिपॉजिट आपको 75% करनी होती। अब प्रॉब्लम बहुत सारे केस, क्योंकि सीजीआईटी के केस में फाइट करता हूं जाता हूं, तो इसलिए मेरे को पता है बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने ऑर्डर को इस वजह से चैलेंज नहीं कर पाते थे कि उनके पास 75% डिपॉजिट के लिए पैसा नहीं होता था, फंड नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ देते हुए इस एक्ट के अंदर 25% कर दिया। अब ये किसी भी पीएफ के ऑर्डर को यदि कोई एम्प्लॉयर चैलेंज करता है तो उसको ओनली 25% डिपॉजिट देके उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। बिग रिलीफ है, क्योंकि अपने फंड कमी की वजह से
उसको चैलेंज नहीं कर सकती थी, एम्प्लॉयर कर सकते थे, अब ये एम्प्लॉयर चैलेंज कर सकते हैं। पीएफ में मेजर ये दो ही जो है रिलीफ, गवर्नमेंट ने बिग रिलीफ जो है एम्प्लॉयर को दिए हैं। अब आ जाते हैं ईएसआई। ईएसआई के अंदर अप्लीकेबिलिटी के अंदर, पीएफ में अप्लीकेबिलिटी में कहीं चेंज नहीं है, जो अप्लीकेबिलिटी पहले थी वही अब है। ईएसआई के अंदर अप्लीकेबिलिटी में कर दी। पीएफ वॉलंटरी भी था, पीएफ एक भी बंदे पे रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते थे, मैंडेटरी 20 बंदों पे है। ईएसआई 10 पे था, लेकिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। इस एक्ट के अंदर इन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया। अब एक बंदे पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अनदर केस के अंदर यदि हजेडियल वर्किंग है, उस केस के अंदर एक भी वर्कर यदि होगा तो ईएसआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी में कहीं चेंज नहीं की, सीलिंग लिमिट में कहीं चेंज नहीं किया। सबसे मेजर जो चेंज हो चुका, जो केवल वेजेस, जैसे मैम ने बताया था, वेजेस के डेफिनेशन को चेंज होने से 10th दिसंबर या 11 दिसंबर को और ईएसआई का हेडक्वार्टर का सर्कुलर भी आ चुका था। वेजेज का डेफिनेशन चेंज हुआ। अब इससे क्या बहुत सारे एम्प्लॉयर के क्वेश्चन होते हैं कि जिससे क्या फर्क पड़ा। फर्क मैं बताता हूँ आपको कैसे पड़ा। हर एक्ट की वेजेज डेफिनेशन अपने में सेपरेट थी। चलिए, जब क्या हो गया लाइट को? जब जब वेजेज डेफिनेशन सेपरेट थी, तो इस वजह से वेजेज डेफिनेशन सेपरेट थी, तो इस वजह से आप अनम्यूट करें। हेलो, टोटल सैलरी पे जो ईएसआई अप्लीकेबल होती थी, वो अब बेसिक सैलरी पे आ गई। अल्टीमेटली सैलरी स्ट्रक्चर दिसंबर ऑनवर्ड सबके चेंज हो गए। डिपेंडेंट बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, सारे के सारे वैसे ही हैं जो प्रीवियस एक्ट में मिलते थे। ईआई कोड, नए एक्ट में भी ईआई कोड को सेटअप किया है। एक क्लियर कर देता हूं कि जो पीएफ या ईएसआई या जितने भी लेबर एक्ट हैं, इनमें सिविल कोड को रिमूव कर दिया है। कोई भी मैटर सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। इट इज फर्दर आउट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट टू डिसाइड और डील विथ एनी क्वेश्चन ऑफ द सो एंड सो एक्ट। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। ग्रेचुटी के रूल्स वही हैं जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे चेंज किया है। केवल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इन्होंने 1 ईयर की ग्रेचुटी कर दी, जो पहले नहीं थी। और इसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा इफेक्ट आया है, क्योंकि आईटी सेक्टर में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चलता है। किसी एक प्रोजेक्ट वाइज चलता है कि इस एक प्रोजेक्ट पे आपका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है 2 ईयर 3 ईयर के लिए, तो वहां पे ग्रेचुटी अप्लीकेबल नहीं होती एज पर प्रीवियस ग्रेचुटी रूल। लेकिन जो करंट एक्ट के अंदर ग्रेचुटी का दिया है, जो सेक्शन 53 से 58 को डिफाइन किया है, वहां पे ग्रेचुटी 1 ईयर के भी ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। कंटिन्यू सर्विस यदि 1 ईयर की होती है तो वो ग्रेचुटी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट किसी भी, ये ग्रेचुटी जो है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 10 और मोर देन एम्प्लॉय होते हैं, वहां पे ग्रेचुटी एक अप्लीकेबल हो जाएगा। कंटिन्यू सर्विस के अंदर भी डेफिनेशन है। कंटिन्यू सर्विस जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, 240 डेज पे ये कंटिन्यू सर्विस 1 ईयर माना जाएगा। और यदि 120 डेज किसी ने वर्किंग कर लिया तो 6 मंथ की वो कंटिन्यू सर्विस मानी जाएगी। ये डेफिनेशन पे चेंजिंग है। मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट में भी एक्ट में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है। केवल थोड़ा सा 26 वीक का ही मैटरनिटी बेनिफिट जो पहले दिया जा रहा था वैसे ही दिया जाएगा। इसके अंदर एक स्लाइटली मेडिकल बोनस का इन्होंने ऐड किया है। 3500 का मेडिकल बोनस मैटरनिटी बेनिफिट की जो लीव है उसके बियॉन्ड दिया जाएगा। ये एक एडिशनल इन्होंने चेंज किया है मेडिकल बोनस का। नर्सिंग ब्रेक,
पहले की तरह था, पहले भी ये क्रंच फैसिलिटी, नर्सिंग ब्रेक वगैरह था। डिसमिसल, डिसमिसल ऑफ फॉर absence ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये एक सबसे मेजर क्वेश्चन है। और ये वेबिनार स्टार्ट होने से जस्ट आधा घंटे पहले दिल्ली का नोएडा में कोई कंपनी है और यूएस से कनेक्टेड है इंडियन कंपनी, उसी का केस था। और यही डिसमिसल फॉर absence ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके अंदर कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट जो है थोड़ा सा अवेयर नहीं होते हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है, या या मैटरनिटी बेनिफिट पे एम्प्लॉय जा रखी है और उस समय उसको डिसमिस किया जाता है, तो और मैटरनिटी बेनिफिट कंपनी को पे करना पड़ेगा उसको। वो किसी भी सिचुएशन में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड जो सर्व कर रही है, उसके अंदर उसको डिसमिस नहीं कर सकती। तो इस चीज का एस्टेब्लिशमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में यदि आप कर दोगे तो लिटिगेशन के मामले फंसेंगे। और एक चीज और है, नो डिडक्शन ऑफ वेजेज इन सर्टेन केस। आप मैटरनिटी बेनिफिट आप पे कर रहे हो, लेकिन उस समय उसके अंदर किसी भी तरह का डिडक्शन, कोई फाइन है या कुछ और है एडवांस, वो उसका डिडक्शन सेपरेटली कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया था 50% आपको वेजेज मिलनी चाहिए। एम्प्लॉय कंपेंसेशन, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट को बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट पहले जब पहले भी नहीं जानते थे, और कि भी इसकी एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट की कहाँ जरूरत पड़ जाती है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट उस एस्टेब्लिशमेंट को पता है जहां पे कोई किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो जाती है, वहां पे तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आता है। और टर्मिनेशन, रिट्रीटमेंट में भी कंपेंसेशन एक्ट का इन्वॉल्वमेंट आता है। यदि ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशनल इंजरी किसी को कोई मिसहैपनिंग केस हो जाता है, या पार्टली डिसेबल हो जाता है, या फिर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, उस केस के अंदर एम्प्लॉय कंपेंसेशन की लाइबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर आती है। वो पहले भी आती थी, नए वाले एक्ट के अंदर भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है। और इसके अंदर जो टाइमिंग है और जो ऑक्यूपेशनल इंजरी का जो डेफिनेशन है, उसको मैंने पहले बताया था आपको, उसको बढ़ा रखा है। वो घर से ऑफिस, वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस से वापस घर, वहां तक का काउंट होता है। तो ऑक्यूपे एम्प्लॉय कंपेंसेशन के अंदर एवरी एम्प्लॉयर को ये ध्यान देना होगा कि जी वो डब्ल्यूसी पॉलिसी, वर्कमैन जनरल इंश्योरेंस देती है, डब्ल्यूसी पॉलिसी लेके रखें। बिकॉज एज फैक्टर के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होती है। और यदि मैं रफ कैलकुलेशन बताऊं तो 30 की एज का एम्प्लॉय के साथ में कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो लगभग 15-16 लाख का एम्प्लॉय कंपेंसेशन आ जाता है। और जब एम्प्लॉय कंपेंसेशन 15-16 लाख के करीब आए, उसको पे करना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना वो थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा कवर करके रखे एस्टेब्लिशमेंट, तो ज्यादा बेटर है। सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अदर वर्क, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस। ये जो लेबर सेस है, इससे रिलेटेड है। और ज्यादातर ये रियल एस्टेट कंपनी के अंदर एप्लीकेबल होता है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लाइन की जो कंपनीज होती है, उसमें सेस का होता है। और ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% जाता है एट प्रेजेंट। और इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्लियर किया है 1 to 2%। एट प्रेजेंट 1% है गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया हुआ, उसको 2% तक ले जा सकती है, लेकिन वो 2% से ज्यादा नहीं होगा। इस एक्ट में भी डिफाइन किया है 1% एट प्रेजेंट है। और फर्दर गवर्नमेंट यदि इसको नोटिफिकेशन देती है, उतना परसेंट ये पे करना होता है। और ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का होता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर को जो रिलीफ दिया है, वो ये दिया है कि सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। अभी तक असेसमेंट जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के यहाँ होता था, जहाँ लेबर सेस जमा होता है। और लेबर सेस के अंदर एक इश्यू यह है कि भी लेबर सेस का यूटिलाइज कहाँ होता है। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर को जब हम बोलते हैं कि जी प्रोजेक्ट जो कॉस्ट होती है उसका 1% आपको लेबर सेस जमा कराना है, तो यूटिलाइज कहाँ हो जाता है।
तो लेबर सेस के लिए आपको एवरी जो कंस्ट्रक्शन लाइन का वर्कर है उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा बीओसी डब्ल्यू। जो ये लेबर डिपार्टमेंट का एक विंग होता है बीओसी डब्ल्यू, जिसको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क बोलते हैं। बीओसी डब्ल्यू के यहाँ रजिस्टर्ड करवाना होगा एवरी वर्कर को। जो वर्कर बिल्डिंग एंड या कंस्ट्रक्शन में जुड़ा हुआ है उसकी एज 60 से नीचे होनी चाहिए, 18 से ऊपर होना चाहिए। वो यदि यहाँ रजिस्टर्ड होता है तो जो फैसिलिटी ये बीओसी डब्ल्यू के अंदर मिलती है वर्क करके, रहने की, वर्कर के क्या है कि आने जाने की, यदि कोई पेंडेमिक हो जाता है जैसे ये अपने कोविड आया था, कोविड के टाइम में डब्ल्यू जो लेबर सेस है उसका यूटिलाइज किया गया था। और अभी सिनेरियो में आपको बताता हूँ इसका लेबर सेस का बहुत मतलब खुशी होनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने जितना लेबर सेस इकट्ठा हुआ था उसको यूटिलाइज करते हुए आज से करीब 4 साल पहले, और लगभग बन के तैयार हो गए, हमारे भी क्लाइंट के यहाँ 2 बन रहे हैं प्रोजेक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अटल आवासीय योजना स्टार्ट की है और कंस्ट्रक्शन की कराया एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसमें स्कूल कम हॉस्टल है और उसके अंदर वही बच्चे पढ़ेंगे या वही बच्चे रहेंगे जो जो बीओसी डब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड है, और उसकी जो फैसिलिटी है वो इक्विवेलेंट हाई क्लास स्कूल या हॉस्टल की है। तो यूटिलाइज है, लेकिन उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जो रियल एस्टेट के या कंस्ट्रक्शन लाइन के जितने भी वर्कर हैं उनको ये चाहिए कि जी वो अपने वर्कर को बीओसी डब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। ये इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज या गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। इन फ्यूचर जो भी पोर्टल आएगा उस पोर्टल पे हम ये वर्कर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उनको आधार से लिंक रहेंगे और रजिस्ट्रेशन सारा का सारा इसके अंदर हो सकता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, इसमें उनको लाइफ डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंटल कवर, हेल्थ, मैटरनिटी, ओल्ड एज प्रोटेक्शन वगैरह सारा मिलेगा। असेसमेंट, कंप्लायंस और रिकवरी। रिकॉर्ड मेंट, अब कई क्वेश्चन आते हैं कि जी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, रूल्स में आ चुके हैं। जो भी रिकॉर्ड्स बनने हैं, रूल जैसे ही फाइनलाइज होंगे ये रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने पड़ेंगे। जो एम्प्लॉयज के रजिस्टर्स हैं, लीव वेजेस के रजिस्टर्स हैं। लेकिन हाँ, रजिस्टर फॉर्मेलिटीज कम कर दी गई है, उतने रजिस्टर नहीं है जो पहले हमारे को करने होते थे। नोटिस, डिस्प्ले नोटिस, वर्क प्लेस पे हर एस्टेब्लिशमेंट को चारों कोड के जो डिस्प्ले है वो मैंडेटरी है। वेजेस स्लिप देनी मैंडेटरी है। एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, ये पहले भी था। एम्प्लॉयर कभी भी वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकता। अभी भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि जो ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी आ रही है उस वजह से किसी की बेसिक सैलरी पहले ऑलरेडी 25,000 थी, वो कहते हैं कि जी हम इसको रिड्यूस कर देते हैं और उसको ईएसआई कवर में लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टोटल वेजेस और बेसिक वेजेस दोनों वेजेस को कोई भी एम्प्लॉयर रिड्यूस नहीं कर सकता, इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीमेंट देना ना देना एम्प्लॉयर की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकता। पेनल्टी क्लोज के अंदर सबसे ज्यादा, मैं अगेन स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जी इस इन एक्ट को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें पेनल्टी क्लोज बहुत ज्यादा है। और पेनल्टी क्लोज के अंदर मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी इन्होंने चेंज की है। वर हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड ऑफेंस, इसके अंदर डेफिनेशन क्या की है? ऑफेंस बाय कंपनी, अपॉर्चुनिटी बिफोर प्रोसिक्यूशन। इसके अंदर डेफिनेशन ये की है कि कोई भी कंपनी का ऑफेंस होता है तो उसके अंदर जो उस ऑफेंस के अंदर भागीदार है, पहले यह होता था कि जी ओनर या डायरेक्टर या पार्टनर वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसके अंदर जो उस ऑफेंस के लिए भागीदार है, सपोज करो कोई एचआर मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, सेक्रेटरी है, वो यदि इसके अंदर भागीदार हैं तो वो भी बराबर के ऑफेंस के जिम्मेदार होंगे और उसको भी पार्टी बनाया जाएगा। ये एक्ट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। इसलिए मेरी जितने भी एचआर प्रोफेशनल हैं या जो भी अकाउंट मैनेजर, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जी वो कम से कम अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कंप्लायंसेज को कवर रखें।
एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, ये एक एडिशनल चीज, ये पहले भी थी। बहुत सारे प्रोफेशनल या एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि जी सर ये चीज तो कभी नहीं थी, लेकिन ये चीज पहले भी थी और हमारे पास ये कॉल भी आते थे, और लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो एक्ट बना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की उस पे तरफ पे हमारे को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या जो भी है इनके सेंटर है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर, उसके अंदर हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी होती थी कि जी हमारे पास में ये वैकेंसी है और हमारे पास ये हमने डिप्लॉयड की है। ये एक इंफॉर्मेशन देनी होती थी, और इसका मेजर रीजन डाटाबेस गैदर करना है गवर्नमेंट का, कि डाटाबेस ऐसे तो हम बताएंगे नहीं, तो डाटाबेस गैदर करना है। तो इसके अंदर वैसे ये कहीं पे भी मॉनेटरी इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये जो सेक्शन है इसमें मॉनेटरी इम्पैक्ट नहीं है। इसके अंदर केवल हमारे को यही करना होगा कि जो भी हमारी वैकेंसी है उसको हम वहां पे सबमिट कर दें। इसका सबमिशन ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आगे अगले महीनों में आ जाएगा, उसमें हम सबमिट कर दें। और एम्प्लॉयमेंट लेना उस एक्स सेंटर के थ्रू जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हम अपने सोर्सेज से ले सकते हैं, लेकिन हमारे को एज ए इंटीमेशन जो है हमारे को देनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो मेजर मेजर मैंने आपको अभी बता दिए, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी अंदर बता दिए। अब जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो, और वैसे एक क्वेश्चन जो रेज हो रहा है कि जी ये एक्ट जो मैडम ने भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट जो है कब से होंगे। मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ, 21 नवंबर 25 को दोपहर में 3 बजे ये नोटिफाई हो गए थे चारों एक्ट। और उस एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कौन सी सेक्शन आज से मतलब 21 नवंबर से इफेक्टिव है, और कौन सी सेक्शन फर्दर इफेक्टिव है। वो फर्दर वाली जो सेक्शन है वो रूल्स की है। जैसे रूल्स हैं, रूल्स जब आएंगे, जैसे 30 दिसंबर को रूल्स आ गए सेंट्रल के, तो वो आफ्टर 45 डेज इफेक्टिव हो जाएंगे। तो वैसे रूल्स जब आएंगे तो रूल्स के लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि 1 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे। मैं कह रहा हूं जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट वो इफेक्टिव हो चुके हैं। ईएसआई की जो डेफिनेशन की वजह से जो ईएसआई की कवरेबिलिटी बढ़ी है, उस कवरेबिलिटी को दिसंबर ऑनवर्ड, दिसंबर की जो वेजेज है पे हो रही है, उस वेजेज के अंदर इफेक्ट लाना जरूरी है। यदि नहीं लाते हैं तो इन फ्यूचर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो वो एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि जी एक्ट अभी 1 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे, 1 अप्रैल से नहीं, एक्ट इफेक्टिव हो चुके हैं। रूल्स अप्रैल ऑनवर्ड इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सारे स्टेट के भी रूल आने हैं अभी, और 45 डेज उसके अंदर लुकिंग पीरियड होता है। उसके बाद में ये रूल्स इफेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन एक्ट, अब जैसे ये जो मेजर मेजर चेंजिंग है वो एक्ट से रिलेटेड है, ये रूल से रिलेटेड नहीं है। ईपीएफ के अंदर, ईएसआई के अंदर कहीं बाकी चेंजिंग नहीं आई है, केवल रूल्स से रिलेटेड चेंज आई है। तो इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है प्रोफेशनल से भी, और कि भी वेजेज जो दिसंबर 25 का वेजेज डिसबर्स हो रहा है जनवरी के अंदर, उसके अंदर इस एक्ट को मॉडिफिकेशन कर ले, सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज पेनल्टी क्लोज जो है ज्यादा लिटिगेशन बढ़ेंगे। हाँ जी उत्तम जी। आवाज आ रही है उत्तम जी? आ रही हेलो। आवाज आ रही है प्रदीप हाँ जी आपकी? हाँ हाँ, आ रही है कुछ। हाँ हाँ, क्वेश्चन प्रदीप जी आप हमें क्वेश्चन। बताइएगा, हम हम्म। 5 5 से 10 मिनट सेशन के क्वेश्चन। लिए हाँ हम मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए आपको जब हाँ लगे कि हम क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज करेंगे। हाँ दस हाँ मिनट ओपन रखेंगे, हाँ 5 से 7 मिनट। हाँ, क्वेश्चन आंसर ले लो चाहिए। तो भले ही आप 5 मिनट आप ले सकते हैं। नहीं, हाँ ले लो आप क्वेश्चन आंसर। नहीं, क्या हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं, या आप हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन या आंसर। आपका कोई कंटेंट्स हो तो नहीं आप नहीं ले नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, हाँ क्वेश्चन हाँ, आंसर ठीक शुरू है, हम करो। क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। एक हम्म।
प्रदीप सर, आई एम हम्म। ऑडिबल? हाँ हाँ, यस। सर, एक क्वेरी है जो किसी ने पूछी थी कि हम्म। क्या जो ये न्यू कोड्स हैं वो पीएसयूज पर भी एप्लीकेबल है? सर इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। ये न्यू कोड जो है पीएसयू पे अप्लीकेबल है। जो पुराने कोड थे उसमें एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, कुछ एक एक्ट के लिए पीएसयू को परमिशन लेनी होती थी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन जो न्यू कोड्स हैं वो ऑल कोड्स पीएसयू पे अप्लीकेबल हैं। इसमें जिनसे क्वेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि भाई पीएसयूज की सैलरी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सर सैलरी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मैं सैलरी सैलरी तो गवर्नमेंट की हो गई। किसी भी कंपनी का जो सैलरी है, यदि 1 लाख की सैलरी है, वो तो ऑलरेडी मिनिमम वेजेस से ऊपर है। ओके। वहां पे तो वायलेशन, गवर्नमेंट की सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो मिनिमम वेजेस से तो ऊपर ही होगा। तो वहाँ वेजेस, जो वेजेस की डेफिनेशन है वो मतलब डिलीट नहीं होगी। लेकिन जितना भी एक्ट के अंदर बाकी सोशल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वो सारे एक्ट तो अप्लीकेबल होंगे चाहे पीएसयू हो। एग्री। सर, अनिल शर्मा जी का क्वेश्चन है, इज डायरेक्टर्स रेमुनरेशन और इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर रेमुनरेशन इज कवर्ड अंडर लेबर लेबर कोड? बेसिकली जो पार्टनर रेमुनरेशन है क्या उस पर हम्म। भी एप्लीकेबल है सर? नहीं सर, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, ये तो ऑलरेडी पुराने एक्ट में भी था और नए एक्ट में भी सेम है। डायरेक्टर रेमुनरेशन वो जो होता है वो अपना पीएफ, ईएसआई, ये सोशल सिक्योरिटी या जो ये लेबर एक्ट है, इन पे लगेगा डायरेक्ट रेमुनरेशन, क्यों? डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय की कैटेगरी में पिक किया है। यदि आप किसी भी एप्लीकेबिलिटी को भी कवर करेंगे तो डायरेक्टर को काउंट किया जाता है, और डायरेक्टर पे पीएफ, ईएसआई, ये सारे जितने भी एक्ट है, बेनिफिट्स, ये लगेंगे। लेकिन पार्टनर पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होता फर्म का, इसलिए वहां पे नहीं लगेगा। पार्टनर हुआ, प्रोपराइटर हुआ, इस पे नहीं लगेगा। ओके। रुचि रुचि मैम, आप अगर अवेलेबल है, शायद आप आंसर भी दे रहे हैं, तो वीडियो अगर ऑन होगा तो मेरे ख्याल से 5 मिनट अगर हम ले पाए, इफ इट इज कन्वीनियंट टू यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। पायल जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्लॉज ऑन विच दिस बिकम एप्लीकेबल? मतलब ये बेसिकली लिमिट पूछना चाह रही हैं, आई थिंक। आवाज नहीं आ रही रुचि मैम, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं है, नहीं है। ओके, प्रदीप सर, नहीं। पायल जी का आंसर है, पायल जी का क्वेश्चन है कि इज देयर एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्लॉज ऑन विच दिस बिकम एप्लीकेबल? मतलब ये जो एक्ट्स हैं इसके लिए कोई वो है कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इतने हैं तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इससे बाहर हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, जैसे एक्ट है, एक्ट के अंदर अलग अलग जो ये क्लॉज है, पीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी, इनको दिया गया है। इनमें अलग अलग लिमिट एम्प्लॉयमेंट की दिखाई गई है। क्या एक पीएफ एक्ट ऐसा है जिसके अंदर 20 एम्प्लॉय का है अभी एट प्रेजेंट। बाकी सारे के सारे 10 बंदे मैंडेटरी है। 10 बंदे होते ही वो क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलो एक मैं कि बताती हूँ। 10 बंदे हैं तो एप्लीकेबल है केस। ओके। कर कैसे आएगी आवाज? ओके। एक क्वेश्चन है बीके जाजी का, सर, इन केस ऑफ कंपनी हैज टेकन मेडिक्लेम फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, इज स्टिल ईएसआईसी इज एप्लीकेबल ऑन दिस कंपनी? अगर मान लीजिए मेडिक्लेम ले रखा है तो क्या ईएसआईसी लेना जरूरी है सर? सर ये है ना, बहुतों के क्वेश्चन आते हैं, पिछले 25 साल से हमारे को सुनते हुए हो गए कि ये मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है तो क्या ईएसआई से बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। सर जहां एक्ट एप्लीकेबल है, मैं इवन ये बता देता हूँ, हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जी उन सर। पे भी ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है, चाहे बेशक वो अपने एम्प्लॉयज को पूरी की पूरी मेडिकल को कवर कर रखी है, फिर भी ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है। ईएसआई एक्ट केवल मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं कराता, ईएसआई एक्ट कवरेज जो है मेडिकल के साथ में सोशल सिक्योरिटी को भी कवर कराता है, आपको कंपनसेशन से भी दिलाता है। ठीक है ना? तो इसलिए चाहे मेडिक्लेम पॉलिसी है, फिर भी ईएसआई एक्ट लगेगा उस कंपनी पे। ओके। ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई और क्वेरी है सर, क्योंकि हमारे चैट बॉक्स में ये दो तीन क्वेरीज थी। सो एज और कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन कोई 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 मैं और आपके साथ व्यूअर भी, साथ अगर कोई और व्यूअर अगर कोई क्वेरी पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। जी सर, आई वुड लाइक टू शो टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। बाकी अगर इन केस कोई और क्वेरी किसी की है तो डेफिनेटली
प्रदीप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। प्रदीप सर के कांटेक्ट नंबर प्रदीप सर प्रोवाइड करवा देंगे। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मीटिंग? यस सर, दिस सेशन विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ फिया। यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। पीपीटी की बात करते हैं तो पीपीटी प्रदीप सर एंड रुचि मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इफ पॉसिबल Yeah, डेफिनेटली I अगर will पीपीटी शेयर कर पाए तो हम I लोग will share पार्टिसिपेंट्स in को the शेयर कर group. You देंगे। can further जस्ट बिकॉज share. पीपीटी इज राइट्स ऑफ स्पीकर, तो अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हुए सेशन की तरफ मैं अब सेशन को कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ता हूँ और इनवाइट करता हूँ हमारे फिया के सेक्रेटरी सी अदीपवीर जैन जी को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद उत्तम जी। आज फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हमने लेबर लॉ पे बुलाया वो एक डिमांड थी हमारे प्रोफेशनल भाइयों की कि 22 नवंबर से जब ये लेबर कोड्स एप्लीकेबल हुए तब बहुत सारे प्रोफेशनल्स में कंफ्यूजन अराइज हुआ कि वेजेस की डेफिनेशन क्या हुई, या जो जितने भी एक्ट्स थे उनको किस एक्ट ने रिप्लेस किया। हम लोग पिछले दिसंबर के महीने में अपने स्टैचुरी जो हमारी डेट्स थी उसके अंदर बिजी रहे, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो आरओसी की हो। इसलिए मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स इन सारे डेवलपमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाए। तो फिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सोचा कि क्यों ना हम इस लेबर जो कोड्स में चेंजेस आए हैं उसको अपने मेंबर्स के लिए और अपने प्रोफेशनल फर्टर्निटी के लिए एक सेमिनार होस्ट करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दोनों स्पीकर्स का, सीए रुचि गुप्ता जी का और एडवोकेट प्रदीप असोपा जी का, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे प्रोफेशनल भाइयों का, फर्टर्निटी का उन्होंने ज्ञान बढ़ाया। तो दोस्तों, आई होप कि आपने इस वेबिनार को एंजॉय भी किया होगा और इस वेबिनार से आपके कुछ कंफ्यूजन्स या आपको इस लेबर कोड के बारे में कुछ ज्यादा बेटर जानकारी मिली होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने 2 से 3 महीने बड़े हेक्टिक शेड्यूल में निकाले हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के, आज का टाइम एक ऐसा है जनवरी फरवरी मार्च का जिसके अंदर हमारे प्रोफेशनल्स रिलैक्स करने का भी मूड बना रहे हैं। और ये टाइम ऐसा है कि हम लोगों को अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को भी अपग्रेड करना है। इसी सीरीज के अंदर फिया हर सैटरडे को एक वेबिनार लाने की प्लानिंग कर रहा है। जनवरी के पहले सैटरडे को हम लोगों ने लेबर लॉ को टच किया क्योंकि ये हॉट टॉपिक था, और नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर एक वेबिनार लाने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर्स जो हैं वो आपको इनकम टैक्स एक्ट के चेंजेस के बारे में बताएंगे। थर्ड सैटरडे ऑफ द जनवरी हम लोगों ने एआई, जो कि अनदर एक हॉट टॉपिक है, कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स अपने प्रोफेशन के अंदर एआई को इन्वॉल्व करके या एआई के थ्रू अपने प्रोफेशनल्स कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड सैटरडे ऑफ द जनवरी विल बी दिस वेबिनार ऑन द एआईज एंड एमएसएमई इज अनदर हॉट टॉपिक जिसके अंदर प्रोफेशनल्स को और हमारे बिजनेस सेक्टर के दो भाई दोस्त हैं उनको एक प्रॉब्लम रहती है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशंस को लेके, एमएसएमई के पार्टीज को पेमेंट को लेके। तो हमारा 4 जो जनवरी का सेमिनार रहेगा 4th सैटरडे को, वो हम लोगों ने एमएसएमई पे प्लान किया है। तो मैं सारे अपने व्यूअर्स का धन्यवाद देता हूं जो आज इस सेमिनार से जुड़े। हमारे स्पीकर्स सीए रुचि गुप्ता जी का, एडवोकेट प्रदीप असोपा जी का, और फिया की सारी टीम जो इस वेबिनार को प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से मेहनत कर रही है, जिन्होंने टेक्निकली सपोर्ट दिया, जिन्होंने सारा इस चीज को मैनेज किया कि आप तक हम लोग इस सेमिनार को पहुंचा पाए। तो मैं अपने फिया की तरफ से, अपने प्रेसिडेंट सी अभिषेक जैन की तरफ से, अपने ट्रेजरर सीए उत्तम मोदी जी की तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे हर सेमिनार में इसी तरीके से जुड़ते जाएं और हमारी स्ट्रेंथ भी बने और हमारे नॉलेज पार्टनर भी बने। और अगर इन केस कोई आप में से कोई हमारा स्पीकर बनना चाहता है, कोई हमारा प्लेटफॉर्म पे आके कोई मॉडरेटर बनना चाहता है, कोई हमारे प्लेटफॉर्म को आके हमारे फर्टिलिटी के नॉलेज बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए भी हमेशा हमारे द्वार खुले हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे प्रोफेशनल्स हमारी वेबसाइट को विजिट करें और उसके अंदर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आगे वो किस वेबिनार, किस टॉपिक के वेबिनार को सुनना चाहते हैं, वो वहां पे हमें सजेशन दें, सो दैट कि हम उन टॉपिक के ऊपर वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। इसी के साथ एक बार फिर पुनः धन्यवाद। ओवर टू उत्तम जी। उत्तम भाई, मैं आपसे पहले अगर कोई भी आर्टिकल देना चाहे फिया कनेक्ट के थ्रू, हमारी फिया कनेक्ट आने वाली है 15 जनवरी को, तो आप आर्टिकल हमारी
किसी भी नंबर पर, या हम मेल आईडी, उत्तम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी मेल आईडी पर वो फॉरवर्ड कर दें, ताकि हम, बसंत कुमार सर भी यहीं पे हैं, तो धन्यवाद सर आपका भी। अनिल शर्मा सर धन्यवाद, आप अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बट रिक्वेस्ट ये है, प्रोफेशन से हम एक दूसरे से जुड़ के चलेंगे, नए एरिया है, नए हॉराइजन्स है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ हम इस पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, वी आर वर्किंग एग्रेसिवली ऑन द एआई, कि हम अपने ऑफिसेज में, और मोस्टली हमारे जो फिया के मेंबर्स हैं और जो हमारे कमेटी में है, वो मोस्टली सब एआई को यूज करके सब काम कर रहे हैं, नोटिस ड्राफ्टिंग से लेके अकाउंटिंग से लेके, ताकि हम हमारा प्रोडक्टिव टाइम दूसरी चीजों में दे पाए और इस एरिया से कहीं ना कहीं हम डेवलप कर पाए। मैं थैंक यू करना चाहूंगा रुचि मैम का भी, और प्रदीप जी का भी, जो उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, और रियली इस जो एरिया के अंदर हम जो पीछे थे लेबर लो में, हम एक नया एरिया डेवलप करेंगे, ताकि हम अपने प्रोफेशन को और एक नया एक हाथ दे पाए, ताकि और अर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाए। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बाहर आउटसाइड इंडिया हमारे जो चेयरमैन है, आउटसाइड इंडिया जैसे यूएई में हमारे चेयरमैन है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे फिया कनेक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम अभी यूएस भी जा रहे हैं एक्सपांड करने, तो कोशिश करेंगे एक साथ में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए, उनको हम इनवाइट करें, ताकि हम हमारे मेंबर्स अब्रोड अपॉर्चुनिटीज को हम अपने साथ लेके आए, ताकि फिर मैं कहता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन सभी की ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको लगे कि ये हम बेहतर कर सकते हैं, यू ऑल आर इनवाइटेड। आपके आर्टिकल्स अगर आ रहे हैं, हम तैयार हैं उन आर्टिकल्स को आगे ले जाने के लिए। अगर आप बोल नहीं पा रहे, फिया का प्लेटफॉर्म, हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की लास्ट मीटिंग थी तो ऐसा डिसाइड किया कि एक स्पीकर जिसको अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हर महीने में कम से कम उसको मौका दिया जाए, कम से कम कई प्लेटफॉर्म हो, ताकि वो आगे बढ़ पाए। अगर आपको बुक लिखना है, फिया तैयार है, आपकी बुक रेडी होनी चाहिए, और आप फिया की वेबसाइट पे देख सकते हैं 2 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश है। आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ना कोई अमेजोन की भी जरूरत है, किसी की भी ना जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। फिया विल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा, और उत्तम भाई को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो जब दिखते हैं तो नमस्कार करने का भी मजा आता है। अगर आप वीडियो ऑन करते हैं तो थोड़ा सा एक बार रूबरू हो जाएंगे। अनिल सर हमारे सामने हैं, और भी अगर वीडियो दिखते हैं, बसंत कुमार सर ऑन होने मेरे ख्याल से ऑन हो रहे हैं, एक लास्ट में रुचि मैम भी है यहीं पे, और आप जितने ऑन होंगे उतना कोशिश है कि हम कनेक्ट रह पाएंगे, क्योंकि यही ताकत होती है हमारी प्रोफेशन की। एक बार चेहरा फेस टू फेस अगर हमसे जुड़ा हुआ हो। बसंत सर हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर रहे हैं और गुड़गांव से हैं, और हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं। थैंक यू बसंत सर टू हियर। और मेरे ख्याल से हम कुछ सेकंड्स का वेट करते हैं, अगर और वीडियोस ऑन होते हैं तो हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर द उत्तम भाई। हम फॉर्मली वाइंड अप करेंगे, और रुचि मैम और प्रदीप सर आपके पास सर्टिफिकेट हम कोशिश करेंगे इन पर्सन आपसे मिले, ताकि हम गौरवान्वित महसूस करें। अदरवाइज आपके पास बाई कोरियर, कोशिश तो पहले यही करेंगे इन पर्सन आपके पास पहुंचे, और अदरवाइज नहीं, अब बाई आपको कोरियर। पर्सनली आना पड़ेगा, आपने बोला है तो। रुचि मैम जयपुर में 2025 के एक्ट पे रखिए, पर्सनली पहुंचता हूँ। अभिषेक जी, मतलब आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और हर बार ये सोचता हूँ कि नए नए टॉपिक्स लाते हैं, और मैं वैल्यू एडिट अपने आप को करता हूँ, और सुबह की सारी समझता हूँ कि आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं नहीं सर, हम धन्यवाद सब हैं, उत्तम और जी। आपको मैं बता दूं, बसंत सर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन में, क्योंकि यही मौका होता है। हम समझते हैं वो हटके काम कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस सेगमेंट में वो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। कभी भी गुड़गांव में किसी को जरूरत हो तो सर गाइड कर सकते हैं। आपको कोई भी क्लाइंट हो, चाहे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हो, तो उसमें भी तो देखो यही मौके होते हैं। फिया का टारगेट भी यही है कि हम आपस में एक दूसरे से मदद कर पाए, जो कोई अगर किसी का अच्छा वैल्यू एडिशन है, अगर बसंत सर अगर वेल्थ दे रहे हैं, तो हम सब क्यों ना कोशिश करें कि हमारे पास क्लाइंट है तो एक नेटवर्किंग के थ्रू हम उनके पास पहुंचे। और अगर अदीप सर लेबर लो में काम कर रहे हैं, प्रदीप सर लेबर लो में काम कर रहे हैं, तो उत्तम भाई एआई में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनकी मदद लें, आपस में नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। अनिल सर हो सकता है, अनिल सर आपका वीडियो दिख रहा है तो चाहेंगे हम एक परिचय ले लें आपसे भी, और फिर फॉर्मली वाइंड अप करें। श्योर सर, मैं सिर्फ अनिल शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मैं सर राउरकेला ब्रांच उड़ीसा में है। उड़ीसा में ग्रेट राउरकेला ब्रांच चेयरमैन हूँ, ईआरसी चेयरमैन। ग्रेट सर, सो नाइस ऑफ यू सर, वी आर रियली प्रिविलेज टू हैव यू हियर अनिल सर। और देखो उड़ीसा में किसी को भी काम हो तो उधर साउथ में कभी कोई तकलीफ नहीं है, अनिल सर हमारे पास बैठे हुए हैं। और सर वी विल बी प्रिविलेज इफ यू बी पार्ट ऑफ द फिया, तो सर लिंक श्योर सर।
ताकि मैं देख हम लिया सर, आई गॉट इट। कम से कम हम उधर भी कुछ कर पाए, हमारे मेंबर भी हैं, बट स्टिल थैंक यू उत्तम भाई, मेरे ख्याल से हम फॉर्मली वाइंड अप के लिए जा सकते हैं। नाउ इट्स 6 o'clock। थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वसंत सर, और हमारे सीनियर्स और कलीग्स एंड स्पीकर्स हमारे स्पेशली आज के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, स्पीकर्स तब महान है जब पार्टिसिपेंट सुनने वाले लोग भी पूरा इंटरेस्ट दिखाएं। और आज जो मैं देख पा रहा था, किसी भी पर्सन ने कोई भी क्विट नहीं किया, और अगर कोई पर्सन बाहर चला भी जाता था तो रेगुलरली रिक्वेस्ट आ रही थी एडमिट होने के लिए। तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि इस टॉपिक का कितना क्रेज है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स फॉर मेंटेनिंग द टाइम पंक्चुअलिटी। एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग अपना वेबिनार बंद कर रहे हैं। थैंक यू।